चलिए हम लोगों ने जो है इसमें पार्ट बी जो है वो स्टार्ट किया था। पार्ट बी बेसिकली कहता है कि कंपनी बन चुकी है, कंपनी बनाने का काम कौन सा पार्ट करता है? पार्ट ए। ये जो सब्जेक्ट है ये 3 पार्ट में है, 1 2 3 या ए बी सी। ए पार्ट कहता है बिजनेस को क्या करना है? स्टैब्लिश करना है, यानी कंपनी बनानी है। बन गई कंपनी, कंपनी बनने के बाद कंपनी चलानी भी है। कंपनी चलाने का मतलब हुआ कि कंपनी रूल रेगुलेशन से चलेगी, नियम के अकॉर्डिंग चलेगी। इस रूल रेगुलेशन और नियम के अकॉर्डिंग जब कंपनी को हमें चलाना रहता है तो हमें बड़े सारे कंप्लायंसेस फुलफिल करने पड़ते हैं। कंप्लायंसेस कुछ नहीं है, बने हुए नियम को फुलफिल करना कंप्लायंस कहलाता है। अब इनके ऊपर जो जो नियम एप्लीकेबल होंगे, किस दौरान? कंपनी को चलाने के दौरान। कहा कैसे कैसे नियम भाई एप्लीकेबल होंगे? कहा कोई भी कंपनी अगर बन गई है तो कंपनी अपने बारे में बताएगी ना कि हमने कितना प्रॉफिट इस साल कमाया है, हमारे पास कितने इंप्लॉय काम करते हैं, कितने इंप्लॉय को हमने मार डाला मतलब क्या मर्डर का काम करते हैं? नहीं, कंपनी हमारे फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे इतनी कैजुअलिटी हो गई, इसमें इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने लोग जो है वो डिसेबल्ड हो गए, सब आपको बताऊंगा। मुझे अपना हाथ पैर सब काटना पड़ता है वो बताने के लिए। आप कहिएगा फिर बचेंगे कैसे? देखेंगे वहां के बाद कैसे बचेंगे। तो कहा अगर जो है वो रामदीन कहीं से गिर गया, चोट लग गया, रामदीन काम कर रहा है, रामदीन को प्रॉपर वेजेज मिलना चाहिए। कहा कि अगर कंपनी ने कोई इन्वेंशन किया तो कहा भाई पेटेंट से प्रोटेक्ट करेंगे। कंपनी ने कोई कॉपीराइट लिया तो कॉपीराइट एक्ट को कंप्लाई करेंगे। ट्रेडमार्क एक्ट है। कहा कंपनी कुछ चीज को प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूस करेगी तो कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट भी जो है वो किसी न किसी तरह से अफेक्टेड होगा। उस केस में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इन्वायरमेंट की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। कहा इसका मतलब हम कुछ ना बनाएं, क्योंकि जब गाड़ी भी रोड पे निकलती है तो आप फील करते हैं कि इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है या नहीं। सोचिए जरा, सारी गाड़ी बंद कर देंगे तो बिल्कुल इन्वायरमेंट क्लीन हो जाएगा। पहुंचेंगे कैसे? सारे लोग जय हनुमान एक छलांग लगाएंगे और यहां पहुंचेंगे? कहा नहीं, हमारे लाइफ को सही तरीके से चलाने के लिए हमें दोनों चीज चाहिए, कन्वीनियंट और लग्जरी भी चाहिए और इन्वायरमेंट भी ऐसा चाहिए जिसमें हम जी सकें। इसलिए इनके ऊपर इन्वायरमेंट एक्ट के भी प्रोविजन लगाए। कहने का मतलब है कि जितने भी तरह के चीजों से कंपनी इंटरैक्ट करेगी उन सारे चीजों को इन्हें क्या करना रहेगा? कंप्लाई करना रहेगा। ये हम पढ़ेंगे किस पार्ट में? पार्ट बी में। और पार्ट सी क्या है आपका? बुरे वक्त की निशानी। कंपनी को हमने शुरू तो किया, चलाया भी कंपनी को। पार्ट ए में बनाया, पार्ट बी में चलाया कंपनी को। चलते चलते अब कंपनी बूढ़ा हो गया है, कंपनी बीमार पड़ा, हमने इलाज कराया, कंपनी उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ, कंपनी को हॉस्पिटलाइज कर दिया। अब जो है डॉक्टर ने जवाब दे दिया सॉरी हम इन्हें नहीं बचा सकते, तो हम कंपनी को बंद कर देंगे। ये हुआ वाइंडिंग अप। तो पार्ट सी जो है वो इसके बुरे वक्त की कहानी कि जब कंपनी को खत्म करना रहेगा तो कैसे करेंगे। हमने ना कंपनी को शुरू किया ना हमने कंपनी को बंद किया, हम किस में आ गए? बीच में आए और हमने कंपनी को क्या करना शुरू कर दिया? चलाना शुरू किया कि कंपनी को हम चलाएंगे कैसे। तो इसमें हमने देखा कि अगर कोई कंपनी है तो वो कोई ना कोई क्या बनाएगी? प्रोडक्ट बनाएगी। प्रोडक्ट कहां बनते हैं? हमारे आपके घर में। कंपनी का कुछ प्रोडक्ट रेड के घर में बनेगा, कुछ ब्लू के घर में बनेगा, कुछ हमारे पिंक के घर में। ऐसे ही बनेगा। मैं तो गरीब आदमी, मेरा तो घर ही छोटा है, तो मेरे घर में तो कुछ ना बनेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कहां बनेगा? फैक्ट्री में बनेगा। तब इन्होंने कहा कि फैक्ट्री में अगर कोई मजदूर काम कर रहा है तो उनको आप मिनिमम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे या नहीं। आप क्लास ले रहे हैं, यहां पे आप देखते हैं क्लास कहा जाता है कि पढ़ने का मतलब है कि सुखार्थीनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनं सुखम। संस्कृत के ये लाइन है, ये नहीं कि मैं पंडिताई का काम करता रहता हूं। पिटाई लगी थी तो संस्कृत भी याद रह गया, 10th तक संस्कृत पढ़ना रहता था, श्लोक वगैरह। कहते हैं कि सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्या चाहने वालों को सुख कहां। इसका मतलब है कि पहले के समय में गुरुकुल में नहीं जाते थे, राजा महाराजा के बच्चे भी जाते थे और उसी गुरु के पास जंगलों में रहते थे ताकि किसी में कोई भेदभाव ना हो। पता चला कि आज के समय में जो बहुत जो है वेल ब्लेस्ड है उनके घर पे ट्यूटर आते हैं छोटे बच्चों के केस में। जो थोड़े कम हैं वो जाते हैं पढ़ने के लिए, जो उससे भी कम वो सिर्फ स्कूल जाते हैं, जो उससे भी कम वो सर्वोदय विद्यालय जाते हैं। अब इसका तो ये मत कहिएगा सर्वोदय विद्यालय का मतलब कोई कमेंट है। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं कुछ दिनों तक, मैं घूम घूम करके पढ़ा हूं अलग अलग स्कूल में। लगता था पढ़ने नहीं, सारे स्कूल का इंस्पेक्शन करने जा रहा हूं, क्योंकि पापा का ट्रांसफर होता रहता था, इधर उधर घूमते रहते थे। अब कह रहे हैं कि अगर ये काम आपका फैक्ट्री में होता है, इसका मतलब है कि फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको मिनिमम सुविधा मिलनी चाहिए। क्या करने के लिए? काम करने के लिए। आप पढ़ाई करने के लिए आई हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या यहां पे एक मिनिमम कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए?
हमारे स्ट्रैप जो है वो थके हारे आए। अगर सोचिए यहां पे जो है वो हीटर चल रहा होता एसी की जगह, कितना मजा आता। ये मुझ पे लुटाना शुरू करते। यानी कि मैं ये नहीं कहता पढ़ाई का मतलब आपको आलिशान कुशन वाला जो है वो गद्दा दिया जाए, फिर तो लेटम लेट पढ़ते ही पढ़ते जो है थिंकिंग से डीप थिंकिंग में कब चले जाएंगे। लेकिन कम से कम एक कंफर्ट जोन, एक रीजनेबल टेम्परेचर होना चाहिए जिसपे आप सही तरीके से क्या कर सकें, पढ़ सके। एक नॉर्मल इक्विपमेंट होना चाहिए जिससे आपको सुनाई दे ठीक से, जिससे आप चीजों को देख सके। कहा ऐसे ही फैक्ट्रीज एक्ट बनाया गया ताकि जो भी फैक्ट्री में काम करता है उसको वो मिनिमम कंफर्ट मिले जिससे वो काम कर सके। जरूरत से ज्यादा उससे जो हम उससे काम ना कराएं वर्किंग आवर्स वगैरह को लेकर के। कहा ठीक है। उसके बाद हमने जब फैक्ट्रीज एक्ट, इस एक्ट में मैंने पहले बताया कि इसमें बड़े सारे एक्ट हमें क्या करने हैं, पढ़ने थे, जिसमें से हमने जो है वो सबसे पहले कौन सा एक्ट पढ़ा था, सबसे पहले हमने देखा था फैक्ट्रीज एक्ट को। फैक्ट्रीज एक्ट के सारे प्रोविजंस को हमने देखने के बाद क्या पढ़ना शुरू किया था, इसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था मिनिमम वेजेस एक्ट। और हमने कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट बेसिकली करता क्या है। कहा मिनिमम वेजेस एक्ट का जो है वो काम ये है कि अगर कोई कहीं काम कर रहा है तो काम करने पे उसे कम से कम उतना अमाउंट मिलना चाहिए। कहा ये अमाउंट कौन तय करे। अगर मैं काम दे रहा हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि कोई मेरे यहां काम करे, मुफ्त में काम करके जाए, हो सके तो काम भी करे, कुछ पैसे भी दे करके जाए। सोच करके देखिए ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी। और अगर जो है वो रामदीन काम कर रहा है, रामदीन को बोले रामदीन तू बता कितने में काम चलेगा, तो बोलेगा जो भी जमीन जायदाद जो भी दिख रहा है खुद को भी बेच दो और सारा पैसा क्या करो हमें दे दो। कहा गया कि अनबाइस्ड पर्सन को लाओ। और तब गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने कहा कि हम तय करेंगे कि किस तरह के एम्प्लॉयमेंट में कितना पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको इतना पैसा जरूर मिले कि वो भुखमरी के कगार पे ना जिए। और हमने मिनिमम वेजेज में देखा कि किस तरीके से जो है वो मिनिमम वेजेज जो है वो तय किया जाता है। हमने देखा कि मिनिमम वेजेज देते वक्त कैसे हम ओवर टाइम वगैरह के टाइम को भी देखते हैं। और हमने यहां ये भी देखा कि अगर मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग आप वेजेज नहीं देंगे तो ये अपने आप में क्या है, ऑफेंस है, क्राइम है, और इसके लिए आपको क्या किया जाएगा, पेनलाइज। मुझे एक बात बताइए, अगर एक्ट ही ना बना हो तो क्या किसी को पेनलाइज किया जा सकता है किसी एक्ट में? आप पहले कानून तो बनाइए कि ये चीज ऑफेंस है या ये चीज गलत है, तब ना आप मुझे क्या करेंगे, किसी चीज के लिए अकाउंटेबल करेंगे। इसीलिए इतने सारे प्रोविजन बनाए गए लेबर लॉ के, और ये सब किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये हर उस पर्सन पे एप्लीकेबल है जो इस एक्ट के दायरे में आएगा। और जब हम पढ़ रहे हैं यहां पे सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी, सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, क्लोजर अभी हटा दीजिए, सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी हमने बना लिया, बना तो लिया, पेन बनाना है, बिजनेस एंटिटी पेन बनाना शुरू कर रहे हैं, फैक्ट्री में बनेगा, मजदूर काम करेंगे, उन मजदूरों के ऊपर जो है ये एक्ट अप्लीकेबल होंगे। तो हमने फैक्ट्रीज एक्ट देखा। मिनिमम वेजेस एक्ट में हमने ये तो देख लिया कि कितना जो है वो मिनिमम वेजेस देंगे, लेकिन जरा इससे ऊपर के डिस्कशन को कीजिए। हमने तय कर दिया कि इस एम्प्लॉयमेंट में हर दिन काम करने वाले को 1000 मिलेगा, 500 मिलेगा, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट में अलग अलग रेट तय किया गया। जिस एम्प्लॉयमेंट में जरूरत है उस एम्प्लॉयमेंट में रेट तय करेंगे, जिस एम्प्लॉयमेंट में जरूरत नहीं उस एम्प्लॉयमेंट में रेट तय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे पहले ही हम देख रहे हैं कि उस बंदे के पास इतने काम है कि बंदा खुद जो है वो हाई बार्गेनिंग पावर पे है। और हाई बार्गेनिंग पावर का मतलब क्या हुआ, हम कह रहे हैं कि आकर के हमारे घर में काम करो, वो कह रहा है टाइम नहीं है। इसका मतलब क्या, वहां पे हमें मिनिमम वेजेस तय करने की जरूरत है। हो सकता है कि दिल्ली में जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स या जो मैकेनिक वगैरह है उनका जो है वो पोजीशन बहुत अच्छा, लेकिन हो सकता है कि रूरल एरिया में अगर वही काम कर रहा है तो वहां पे जो है उसे सही दाम नहीं मिल रहे हो। कहा गया कोई बात नहीं है, वहां पे हम क्या तय कर देंगे, वहां पे हम मिनिमम वेजेस तय कर देंगे। अब हमने ये तो देख लिया कि मिनिमम वेजेस कितना है, इसका मतलब रामदीन को क्या मिलना चाहिए, मिनिमम वेजेस जरूर मिलना चाहिए। अगर इंप्लॉयर उससे ज्यादा दे रहा है तो गुनाह कर रहा है, जल्दी बोलिए हां या ना। और अगर उससे कम दे रहा है तो कर रहा है। ज्यादा देने से जो है वो लेबर का भला होगा, उसका बुरा नहीं होगा। इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अगर 1000 रुपया देना है तो 30 दिन का, या 500 रुपए देने हैं तो 30 दिन का 15,000 रुपया इस पूरे महीने का। वो वहां काम कर रहा है, 30 दिन हो गया, अब सैलरी मिलनी चाहिए ना। मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग आप दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे हैं। मिनिमम वेजेस मान लीजिए 400 रुपए था या 500 रुपए था, आपने दिया 15,000 रुपए, तो मिनिमम वेजेस को क्या आपने कॉन्ट्रावेन किया। फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग आप उसे वो सारे कंडीशन दे रहे हैं जो कंडीशन देना चाहिए। आप उससे उतने ही देर काम करा रहे हैं जितना फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा हुआ है, उतना ही पैसा दे रहे हैं जितना मिनिमम वेजेस एक्ट में लिखा हुआ है, या उससे ज्यादा दे रहे हैं। इसका मतलब इस दोनों एक्ट को तो आपने कॉन्ट्रावेन नहीं किया। अब देखिए कुछ लोग चौधरी बने,
उन्होंने बोला अच्छा हमारे ऊपर कानून बना दिए और कानून बना करके चाहते हो कि हम जो है वो सारा चीज रामदीन को प्रोवाइड करें। अब तू देख, ये कौन बोल रहा है? ऑक्यूपायर बोल रहा है, मालिक बोल रहा है। और वो बोलता है ठीक है, सारे कंडीशन दिए काम करने के और मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग बोला वेजेज भी मिलेंगे। महीने खत्म हो गए, 1 तारीख 2 तारीख, रामदीन इंतजार में, पैसे आएंगे। रामदीन के पास पैसे आएंगे तो क्या करेगा? राम दुलारी के लिए कुछ लेके जाएगा। चुन्नू मुन्नू गुड़िया पिंकी बबलू टिंकू या और जिसकी तैयारी है कुछ लेकर के जाएगा। कहा ठीक है, लेकिन जरा सोचिए 3 तारीख 4 तारीख आप देखते होंगे घर में भी, मैं बहुत बड़े घर की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे सैलरी मिलना या ना मिलना मैटर नहीं करता है, एक नॉर्मल फैमिली की बात कर रहा हूं और मुझ जैसे गरीबों का। हमारे घर में जब पापा की सैलरी आने वाली रहती थी तो हम लोग जो है वो पहले से ही खुश रहते थे। आप कहिएगा क्यों? जिस दिन पापा को सैलरी मिलती थी उस दिन हमें 5 रुपए मिलते थे, 5 रुपीज। और स्कूल वगैरह जाते समय, तो मैं बहुत बूढ़ा व्यक्ति हूं इसलिए बात थोड़ी पुरानी है, आपसे डबल हूं, तो इसलिए थोड़ा सा जो है 5 रुपीज इस समय के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो उस दिन 5 रुपीज मिलते थे जब सैलरी जिस दिन मिलती थी, हम इसके इंतजार में रहते थे। कभी कभी पापा आते थे तो बड़े दुखी रहते थे क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं और इसी चीज के लिए रुके हुए हैं। इस महीने का सैलरी आएगा, पापा शूज मेरे फट गए, आ रहा है सैलरी, इस महीने का सैलरी आएगा दिला देंगे तुम्हारा शूज। अब इंतजार में कि सैलरी आएगा तो एक तो वो 5 रुपए मिलेंगे और दूसरा शूज मिलेंगे। मम्मा का अलग 4 डिमांड कि ये खराब है तो वो खराब है, कितने दिन से इस फ्रिज को घसे जा रहे हैं। अब तो ये फ्रिज है, ये अलमीरा का भी काम करना बंद कर दिया है, यानी उसमें कुछ रख भी नहीं सकते, सारे जो है उसके डोर गिरने लगे हैं। आपको भी ला देंगे, आने दीजिए सैलरी। किसी को सैलरी, किसी को बोलते थे बोनस मिलने दीजिए, ऐसे करके चल रहा है। जरा सोचिए 4 5 6 7, बेचारा रामदीन 15, अगला महीना आ गया। मुझे बताइए ये जाति है या नहीं है? और इस जाति को अगर कोई कर रहा है तो इसे देखने वाला कौन है जब तक इसके लिए कानून ना हो? वो कहता है दे तो रहा हूं, आपने मिनिमम वेजेस तय किया ना, मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग दूंगा। आपने ये कब बोला है कि मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग कब देना? तो बोला अच्छा, तब जाकर के क्या करना पड़ा? पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। कहा कि ये एक्ट हमारा कहता है कि जो मिनिमम वेजेज मिलना है या जो वेजेज मिलना है वो आपका जो एक पर्टिकुलर टाइम में मिलना चाहिए। दूसरी बात, क्या हम उसके वेजेज से कुछ चीज डिडक्ट नहीं कर सकते हैं? कहा अनऑथराइज डिडक्शन नहीं करेंगे लेकिन रीजनेबल डिडक्शन कर सकते हैं। लेकिन क्या है अनऑथराइज और क्या है रीजनेबल? कहा ये तो अपने आप में जो है मुझे जो सूट करेगा मैं बोलूंगा ये ऑथराइज है। रामदीन हर चीज को बोलेगा अनऑथराइज। अगर मैंने उसने कुछ नुकसान कर दिया, कंपनी में फैक्ट्री में कुछ नुकसान कर दिया, ये आया नहीं 2 दिन, तो उसकी सैलरी ना काटूं मैं? अब अगर मैं काटूंगा वो तो बोलेगा नाइंसाफी है, गरीब पे जुर्म कर रहे हो। तो किसके अकॉर्डिंग क्या सही, किसके अकॉर्डिंग क्या गलत? तो बोला अकॉर्डिंग को बंद करो। और इन्होंने लिस्ट दे दिया और कहा इन चीजों को ही सिर्फ क्या कर सकते हैं आप? डिडक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी चीज को डिडक्ट नहीं करेंगे। तो ये एक्ट यही हमें बताने वाला है। क्या बताने वाला है? कि जो वेजेज मिलना चाहिए वो वेज पीरियड के खत्म होने के कितने दिन के भीतर। जरा सोचिए, जहां पे ज्यादा लोग हो वहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा ना कैलकुलेट करने में। एचआर को टाइम नहीं लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स वाले जो होते हैं, कि भाई कौन कितने दिन आया, कब ओवर टाइम किया है, कब जो है वो एब्सेंट रहा है, किसका कितना एरियर है, इन चीजों के कैलकुलेशन में भी टाइम लगेगा। और ये कैलकुलेशन कब शुरू होगा? जब हमारा वेज पीरियड क्या होगा? खत्म होगा। अगर 1 से 30 तारीख खत्म होगा तभी तो हम इस महीने का आपको तनख्वाह देंगे। तो 30 के बाद ही कैलकुलेशन करेंगे ना कि आप 30 दिन में कितने दिन आए, कब कब ओवर टाइम किया। तो क्या रीजनेबल टाइम नहीं मिलना चाहिए इंप्लॉयर को? जो मालिक है उसको टाइम नहीं मिलना चाहिए? अगर ज्यादा लोग काम करते हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, और अगर कम लोग करते हैं तो थोड़ा कम टाइम। इन्हीं चीजों को यहां पढ़ने वाले हैं। बात पता चला क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखिए पढ़ने से पहले, ये नहीं कि जय माता दी ये वाला प्रोविजन चलो रट्टा मारते हैं। अगर आप एक सेंस बना लेंगे चीजों को याद रखना आसान हो जाएगा। तभी तो मैंने आपको बताया फैक्ट्री जहां वर्कर काम करते हैं उनको वो कंडीशन दीजिए जिसमें वो काम कर पाए। मिनिमम वेजेज उसके अकॉर्डिंग उसको उतना सैलरी दीजिए जितना जो है वो एक्ट ने लिखा है, उससे कम मत दीजिए। ये एक्ट कहता है कि उनको जो वो सैलरी मिलेगी वो इतने दिन के भीतर, और इन चीजों के अलावा कोई और डिडक्शन मत करना। अगर कुछ उसका डिडक्ट कर रहे हो तो कम से कम उसको एक मौका दो अपनी क्या देने का? सफाई देने का। आइए, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। क्या अब ये चीज हमें पढ़ना पड़ेगा? ये लाइन ये ऑलरेडी हमारे कहानी में क्लियर हो गया कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेज ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एकदम यहां ध्यान दीजिएगा, सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयड
पर्सन। मुझे बताइए, बोलना नहीं अभी, सिर्फ सोचना है। ये सर्टेन क्लास जैसा चीज हमने किसी और एक्ट में डिस्कस किया था, बोलना नहीं है। हमने किस एक्ट में ये वर्ड यूज किया था और वहां पे क्या सेंस था इसका। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ये सर्टेन क्लास या सर्टेन एम्प्लॉयमेंट जैसा चीज हम लोगों ने पहले भी ये वर्ड का इस्तेमाल किया है। किस एक्ट में किया है और किस चीज को बताने के लिए किया है। सोचने के लिए समय 30 सेकेंड। समय शुरू होता है अब। कोई भाईचारा नहीं, कोई बहनचारा नहीं, सिर्फ सामने की तरफ देख के बताना है। पेज पलटना नहीं है, फ्री हिट, जो जहां है वहीं रहेंगे। जिनको याद आ जाए बस हाथ उठा लेंगे। 2 हाथ मुझे बस दिखे हैं। 3, 4, 5, 6, बढ़ रहे हैं थोड़े। हाँ जी, मरून, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। जो हाथ उठते नहीं वो काट दिए जाते हैं। बताइए कहां पढ़ाया है? ब्लैक? नहीं नहीं, अभी रुकिए। अच्छा, आप ब्लैक समझ बैठे, वो सबसे पीछे। आप तो मिक्स कलर हैं, आपको तो अननोन बोलूंगा, कलर नहीं समझ में आ रहा है। हाँ चलिए, अब आप बताइए, मिक्स्ड अननोन कलर। हाँ अच्छा ठीक है, आपकी फर्स्ट है, छोड़ दिया, माफ किया। आप जी लीजिए अपनी जिंदगी, अगले दिन से आप भी पकड़े जाएंगे। हाँ जी, ब्लू? नहीं, पिछला क्लास में आप थे। अच्छा चलिए, ग्रीन? तो डरे हुए क्यों हैं? आपको बताऊं हम लोग गड़बड़ क्या करते हैं एग्जाम में, वो सुनिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, मैं तो किस्मत ही खराब है, कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, कम वक्त, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब 10th में थे तब भी ऐसा हुआ था, 12th में भी हुआ था। अरे बाद में ये सब कहानी कर लेना, थोड़ा और आगे बढ़ के देखो, कोई और आ रहा होगा। अब जब क्वेश्चन आ रहा होता है तो वही मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड की तरह, मेरे जैसा मुंह वाला मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड नहीं, वो चौंक जाते हैं। जैसे अनाउंसर, नाउ द मिस वर्ल्ड इज दिस दिस दिस, और जो बनते हैं वो ऐसे ही कर लेते हैं। तो वैसे ही जब हमें आ रहा होता है तो भी हम ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे जैसे को भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, जरूर क्वेश्चन कुछ और होगा, मुझे ये नहीं आ सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो थोड़ा हिम्मत करके जब आता रहे तो सही को बोलिए। किस जगह बोला था? किस जगह? हाँ, टू फिक्स। देखिए ये छोटे से जगह, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने बोला आपके एग्जाम में 30 to 40% क्वेश्चन जो है वो आपका इनडायरेक्ट पूछता है, और वो रट करके नहीं होगा, वो ऐसे ही जब आपको चीजें ध्यान रहेगी तो होगा। जरा देखिए, दिखा आपको? वो तो भला हो टेक्नोलॉजी का, वरना बच्चे तो ये भी बोल दे नहीं सर आपने बताया नहीं था, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बताया था। तो हमने देखिए मिनिमम वेजेस एक्ट में पढ़ा था, सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। यहां पे कह रहे हैं, यहां भी हमने जो है वो क्या वर्ड बोला वो देखिए, सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रीजन ये है कि सारे के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? अगर मान थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, वैसे तो जो है मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन मान लीजिए कि मुझे जो सैलरी या मुझे जो कोई पैसे देता है, क्या वो इस कैपेसिटी में है कि मुझे जो है वो पैसे वो ना दे और मैं हर दिन पैसा मांगता रहूं? जो डेट तय है, अगर उस डेट को नहीं मिला, टाटा गुड बाय, नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरा बार्गेनिंग पावर है इस समय। लेकिन जरा सोचिए आप रामदीन का, हरिया का, उसका बार्गेनिंग पावर है। अगर उसे 10 दिन लेट भी देगा तो बेचारा क्या करेगा? जो सैलरी पड़ा हुआ वो छोड़ के तो जाएगा नहीं। इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि कुछ जगहों पे जो है ये लागू करना जरूरी है। सबके लिए लागू करने की जरूरत, सीईओ ऑफ टाटा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस, टीसीएस, इन लोगों के साथ भी ऐसा होगा? सोच के देखिए, नहीं। इसीलिए उन्होंने बोला सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। तो कहा इस एक्ट के जरिए हम उन क्लासेस को के लोगों का वेजेस क्या करेंगे, पेमेंट को रेगुलेट करेंगे। ये एक्ट आपका एप्लीकेबल किस किस जगह है? एनी फैक्ट्री, फैक्ट्री हमें पता है, जहां फैक्ट्री में अगर लोग काम करते वहां भी एप्लीकेबल है। रेलवे, चाहे कोई डायरेक्टली हो या थ्रू किसके हो, सब कॉन्ट्रैक्टर। ये ध्यान से समझिएगा। डायरेक्टली का मतलब है कि किसी फैक्ट्री में आप काम करने गए तो आप डायरेक्टली गए,
लेकिन आपको नहीं पता है कि वैकेंसी कहां कहां है, लेकिन मुझे पता है कि कहां कहां आज काम है। आप मेरे पास आते और कहते हैं कि क्या आप मुझे आप काम पे लगा सकते हैं, तो मैं आपको बोलता हूं हाँ फलाने कंस्ट्रक्शन साइट पे काम है, करना है, आप कहते हैं मंजूर है। तो इस बार आप खुद से इंप्लॉयड हुए या मेरे थ्रू इंप्लॉयड हुए हैं? आप ऐसे ही देखते होंगे बड़े लेवल पे भी होता है, प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह, ये Naukri.com और बाकी चीज है क्या? क्या Naukri.com आपको जॉब दे रहा है? अरे वो अपने पास जॉब नहीं दे रहा है, वो जो है वो पहुंचा रहा है आपको कहां पे, जहां पे वैकेंसी क्रिएटेड है। वो एक मिडल मैन है जिसके पास लोग कह रहे हैं कि देखो मेरे पास इतने तरह के लोगों के लिए इंप्लॉयमेंट है, और दूसरा वो लोग वहां पहुंचे जो कह रहे हैं मैं इन कामों को जानता हूं। उन दोनों को मिलाने के लिए वो क्या है, एक एजेंसी है। इसके लिए भी एक एक्ट आप पढ़िएगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट, कि उसमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर जाता है तो उसके साथ जाती ना हो। तो कहा या तो आप खुद जा रहे हैं तो भी, या किसके जरिए आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के जरिए। दोनों केस में आपके जो पैसे हैं आपको समय पे क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट में मेक इट अप्लीकेबल आफ्टर गिविंग हाउ मेनी डेज नोटिस। अब देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें मैं आपको कितना भी कहानी राम दिन राम दुलारी को लाऊं, ये वर्ड आपको और ये डिजिट याद रखना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, जहां बोलूं याद रखने ध्यान रखने वहां ध्यान रखिएगा। बाकी जगहों पे कुछ ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये कहानी जैसा है। लेकिन 3 महीने का नोटिस दे करके किसी भी जगह पे ये एक्ट को क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं। किसी भी जगह पे एक्ट को एप्लीकेबल करने का मतलब क्या होता है, वो कह सकते हैं कि आज से इस जगह इस इंप्लॉयमेंट में भी ये एक्ट क्या रहेगा, एप्लीकेबल। और वो ऐसा कब करेंगे, जब वो देखेंगे कि पहले इस तरह के काम में लोगों को सही पैसे मिल जाते थे, समय पे मिल जाते थे, अब यहां पे समय पे लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। ये कैसे पता चलेगा, जब उनके पास कंप्लेन जाना शुरू होगा तो बोलेंगे कि हम तो इसलिए आपको इस दायरे में नहीं रखे थे क्योंकि आपके यहां तो वैसे ही जो है वो समय पे क्या हो रहा था, पेमेंट, लेकिन अब आप नहीं कर रहे तो हम आपको भी इस दायरे में क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। कितने मंथ का नोटिस? और ऑफिशियल गजट से परेशान मत होइएगा। ऑफिशियल गजट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है। जब भी कोई भी चीज गवर्नमेंट पब्लिक को कहती है तो वो एक रिकॉर्ड रखती है कि मैंने क्या क्या लोगों के ऊपर कानून बनाए हैं। मुझे एक चीज बताइए, गवर्नमेंट ने कह दिया आज से ये कानून अप्लीकेबल, एक ही कानून अप्लीकेबल किया हुआ है? हजारों तरह के हैं, कल को वो खुद भूल जाएंगे कि कौन सा किस दिन से एप्लीकेबल है। और अगर कहीं कोई एक्टिविटी हुआ तो वो उस दिन से क्राइम माना जाएगा जिस दिन से ऑफिशियल गजट में क्या हुआ है, नोटिस हुआ है। आप देखते हैं कोई एक्ट पास हुआ है, जैसे अभी देखिए आरटीआई एक्ट हुआ है, कंपनीज एक्ट का बिल पास हुआ है, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट पे भी जो है वो चीजें पास हुई है, लेकिन ये इफेक्ट में कब से आएगा पता है? पास होने से सिर्फ नहीं होता है, जिस दिन ये ऑफिशियल गजट में क्या होगा, पब्लिश्ड। आप कहेंगे सर फिर बताओ ना ऑफिशियल गजट हुआ क्या? ऑफिशियल गजट बेसिकली समझिए एक कॉपी है, एक बुक है, जिसमें जब तक वो बात लिखी नहीं जाए सबके सिग्नेचर होने के बाद, तब तक वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये जो है वो पहले, अभी भी ये कहलाता है भारत का राजपत्र। हिंदी में इसे कहते हैं भारत का राजपत्र, और इंग्लिश में कहते हैं ऑफिशियल गजट। राजपत्र का मतलब समझ रहे हैं? पत्र समझते हैं, लेटर को कहते हैं। राजपत्र, राजा का पत्र। पहले के जमाने में क्या होता था, जब हमारे देश में राजाओं का शासन था, राजा अगर कोई फरमान निकालते थे तो कैसे निकालते थे, बस राजा ने जो बोल दिया बस हो गया, नहीं, उस चीज को जनता के बीच में क्या किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। वहां पे जो है एक बंदा होता था, बड़ा सा ढोल लेकर के जो है वो कहीं ऊंचे जगह पे खड़ा हो जाता था जहां लोग जमा हो जाते थे गांव में, और कस के बजाना शुरू करता था, सुनो 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 राजा विक्रमादित्य का फरमान सुनो। लोग सामने आते थे और तब कहता था कि राजा विक्रमादित्य ने यह कहा है कि कल से उनके राज्य में जो भी व्यक्ति, या आज से उनके राज्य में जो भी व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा, पहले चोरी पे उसका दाहिना हाथ काट दिया जाएगा, दूसरी बार चोरी करेगा तो उसका बायां हाथ भी काट दिया जाएगा, तीसरी बार चोरी करेगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इसका मतलब उस दिन से वो कानून हो गया। और कैसे वो बोलता था, यहां उसके पास जो है तलवार नहीं होता था, एक पत्र जैसा होता था, उसको ऐसे करके खोलता था, ऐसे लपेटा हुआ जैसा रहता था, और फिर उसे क्या किया जाता था, यही था राजपत्र, राजा के द्वारा लिखा हुआ पत्र, और उसे जो है वो एक जगह रख दिया जाता था, और वही हुआ कानून, कि राजा ने इतने कानून जारी किए। आज के डेट में चीज कैसे है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपने जैसे फाइल बनाया, फाइल को सेव कर दिया, वैसे ही जो है वो एक जगह सेव हो गया, और वो कहलाता है ऑफिशियल गजट। तो ऑफिशियल गजट में चीजों को पब्लिश करके कितने दिन का नोटिस दे करके,
3 मंथ्स का नोटिस देकर के इस एक्ट को किसी भी जगह जो है क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, वो कोई भी जगह अगर होगा तो किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। एक तो हुआ वो जगह कौन सा होगा जो सीजी ने कहा है, लेकिन क्या वहां के सारे इंप्लॉय कवर होंगे, बोला नहीं। उस जगह, जिस जगह सीजी ने कहा है कि ये एक्ट एप्लीकेबल है, वहां पे सिर्फ उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। देखिए गौर से, कितना अमाउंट है, shall not apply where wages is 18,000 और more। अब आपको ध्यान कहां रखना है वो देखिए, सिर्फ 18,000 पे नहीं, 18,000 और मोर रहने पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब 17,999 रुपए 99 पैसे भी अगर है तो वहां क्या होगा, उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। मैं रामदीन मान लीजिए, अगर जो है मुझे मिल रहा है 15,000 रुपए और इस जगह ये एक्ट एप्लीकेबल है, तो मेरे ऊपर ये एप्लीकेबल होगा या नहीं। इसका मतलब मेरे वेजेस का पेमेंट आगे बताऊंगा प्रोविजन उस अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो कॉन्ट्रावेंशन। लेकिन मान लीजिए हमारे ब्लू इसी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इनको मिलता है 10 लाख रुपए महीने का। मुझ गरीब को कितना मिल रहा है। अगर गलती से ये सीईओ बन गए और मैं वहां रामदीन रहा तो ये तो चुन चुन के बदला लेंगे कि सर आप क्लास में बड़े 30 सेकंड करके पूछते थे, अब आपको देते 30 मिनट और आप ये करके दिखाओ। तो क्या इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इनको 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा है, इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। गुस्सा मत कीजिएगा कि इनको 10 मुझे 1 क्यों, ऐसे ही बस आया तो बोल दिया 1 लाख, सबसे कम तो मैंने अपना ही किया। तो यहां पे कह रहे हैं कि 2 बातें, पहला उन जगहों पे जिनको सीजी ने नोटिफाई किया, अगर किसी को नहीं भी किया हुआ तो कम से कम कितने दिन का नोटिस देगा, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन चीजों को तैयार कर सके कि मेरे ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा तो मुझे कुछ चीजों की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, शायद किसी पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, कुछ रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए 3 महीने का टाइम देते हैं। लेकिन किनके ऊपर एप्लीकेबल होगा उस जगह, जिनकी सैलरी 18,000 रुपए से कम हो। मैंने बार बार 2 बार आपको वार्निंग दिया है, 18,000 और मोर पे एप्लीकेबल नहीं है। और हम लोग इसी जगह केस लॉ बनाएंगे, लिखेंगे वहां कि रामदीन को 18,000 रुपए मिल रहा है, उसके ऊपर कौन कौन से एक्ट लेबर लॉ के एप्लीकेबल होंगे। आप कहिएगा सर और भी एक्ट है जहां पैसे को लेकर के बात होती है। हाँ जी, आगे बताने वाला हूं, बोनस, ग्रेचुटी, बड़े सारे हैं। कुछ जगह 21,000 रहने पे एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ जगह कुछ रहने पे नहीं। इसीलिए यह चीज आपको याद रखना पड़ेगा। 18,000 से कम है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल है, 18,000 या ज्यादा है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है ये बात। बढ़े आगे। है कॉपी सबके पास इस समय बुक नहीं, जल्दी से कॉपी कीजिए फिर, और हर कोई बुक ले लेंगे। और अगर कहीं कोई दिक्कत हो इस तरह की चीज में तो मुझे बताएं। हाँ अच्छा, तो आपको कल मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे। एक बार आप लोगों के पास बुक होगा तो बहुत काम आसान हो जाएगा। तब आपका सारा ध्यान सिर्फ किस पे रहेगा, समझने में। हाँ, तब जिन चीजों को मैं बोलूंगा कॉपी करने, कुछ एक्स्ट्रा चीजों को बस उसे कॉपी करेंगे। आपके पार्टनर नहीं है आज, तो आपने आज उनका साथ छोड़ दिया। एक दिन आप वेल नहीं थे तो उन्होंने क्लास छोड़ दिया। अच्छा, पिछली बार जो मैंने बोला उसका आप इंप्लीमेंट किया कि घर जाकर के अगर बता देंगे तो दोनों का काम हो जाएगा। गुड। देखिए, इसको कहते हैं जज्बा पढ़ने का और पढ़ाने का। मम्मा विल बी सो प्राउड ऑफ यू। बताएंगे मुझे। डन। बढ़ूं आगे।
इस पूरे स्लाइड में याद करने वाली बात कौन कौन सी, जल्दी बताइए। ऐसे थोड़ा ना सारा कुछ जो है वो बुक का पढ़ लेंगे। समझने वाला चीज तो मैंने इतना बोल दिया, उसी में समझ में आ जाएगा कि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट क्या है। इतने बड़े चीज से बस दो बातें आपको समझनी है, 3 months और 18,000 से लेस, बस यही ध्यान रखिएगा। बस ऐसे ही करके आपको जो है अपने एग्जाम के लिए, और एग्जाम के रात में क्या रिवाइज करके जाएंगे वो चीज अभी से तैयार करनी रहेगी। कुछ नहीं, इतने बड़े पे जब आपके पास बुक रहेगा, उस बुक में बस इतने को मार्क करेंगे, 3 और ये, और बस यही छोटा सा नोट ध्यान रखेंगे, क्योंकि बाकी कहानी तो आपको ध्यान रहेगा, या वो भी ध्यान नहीं रहेगा तो फिर तो चुल्लू भर चाहिए रहेगा। बाकी चीज ध्यान रखेंगे, बस इसको जो है वो याद रखेंगे। चलिए अब है इनके प्रोविजंस पे आइए। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज, यही तो लड़ाई है इस एक्ट में, कितने दिन में पेमेंट करें। याद कीजिए, मैंने कुछ शुरू में जब भूमिका बना रहा था, टेलर दे रहा था, तो ट्रेलर के समय मैंने कुछ बोला था कि जहां ज्यादा लोग काम करें वहां पे इंप्लॉयर को आप रीजनेबली थोड़ा सा क्या कीजिए, ज्यादा समय दीजिए। क्यों? ताकि जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उन्हें उतना ज्यादा टाइम लगेगा कि किसका कितना सैलरी बनना चाहिए। बिल्कुल उसी फिलॉसफी पे, उसी आइडियोलॉजी पे इन्होंने इस प्रोविजन को बनाया है। मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला है इस सेक्शन को रट्टा मारने के लिए, क्योंकि सेक्शन आपको याद नहीं होगा। आप बोलेगा सर आप अपने जैसे स्टूडेंट के बारे में मत सोचो, हम तो 007 जेम्स बॉन्ड है। अगर आप हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप याद कीजिएगा, लेकिन रटिएगा मत। आप प्रोविजन याद कीजिएगा, और अगर प्रोविजन ध्यान रखने के बहाने गलती से याद रह जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको ऑफ रिकॉर्ड में बतलाऊंगा कि कैसे जो है चीजों को जब लिखते हैं तो इन सेक्शन और बाकी चीजों के कारण आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। क्योंकि कुछ चीजें मैंने सेमिनार में आपसे डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से रिव्यू करते वक्त गाइडलाइन दिया जाता है। करेंगे बात वो सब, थोड़ा पढ़ लीजिए तब वो बात करेंगे कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना और किस पे मार्क्स नहीं कटते हैं। अभी बस इतना जान लीजिए कि अगर आपने सेक्शन नहीं लिखा है, हम आपके कोई भी मार्क्स इस सब्जेक्ट में डिडक्ट करने वाले नहीं है। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये गाइडलाइन सारे जो है कॉपी चेक करने वाले को ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रोविजन क्या है पेमेंट करने का, और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कितने लोग काम करने वाले हैं, 1000 या लेस देन। प्लीज इन बातों पे जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने पहले ही बोला है, जिस जगह आपको कंफ्यूजन होगा वहां हम केस लॉ बनाएंगे, और आपने अगर 1000 इसको पिक कर लिया तो इसका तो केस लॉ गलत हो गया। आपको क्या बोलना है वहां पे, लेस देन 1000 पर्सन आर एम्प्लॉयड शैल बी पेड बिफोर व्हाट, एक्सपायरी ऑफ 7th डे ऑफ फॉलोइंग मंथ। इसका मतलब है इस महीने में, मान लीजिए कि अगस्त महीने में रामदीन पूरा काम किया, तो अगस्त महीने कितने दिन का होता है, वही बचपन में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पहाड़ और गड्ढा, तो 31 का, या कोई और तरीका है तो आप याद रखिएगा, तो 31 दिन का खत्म हो गया। अब इसके बाद अगले महीने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता जाएगा। अब आपको जो है वो अगस्त का पैसा कब तक दे देना है, सितंबर के कितने तारीख तक, 7 तक दे देना है। ये टाइम इसीलिए दिया क्योंकि चीजों, इसीलिए आप सुनते होंगे कि लोग कहते हैं फर्स्ट वीक में जो है वो सैलरी आ जाएगी। हां, अगर मान लीजिए वो 1 को ही दे देते हैं तो कोई बुरा है, अगर उन्होंने 31 के रात में ही दे दिया तो। और बहुत जगह एमएनसी में ये कल्चर है कि महीने के बिल्कुल लास्ट डे, जैसे ही वर्किंग आवर खत्म होता है, क्योंकि उनके पास बड़े अच्छे से टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जब आप वहां जाइएगा, काम कीजिएगा या ऑडिट कीजिएगा तो पता चलेगा। उसके जरिए 1 सेकंड के बाद या बटन दबा दीजिए, वो सब कुछ निकाल के दे देगा कि रामदीन कब नहाया, कब धोया, कब आया, कब गया, सब कुछ निकल के आ जाएगा। और जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जहां ये टेक्नोलॉजी नहीं, वहां क्या करेगा, लाना जी वो रजिस्टर लाना, अटेंडेंस वाला, कितने बजे आया था उस दिन, अच्छा उस दिन 10 मिनट लेट आया था। अब वो 10 मिनट लेट या आधे घंटे लेट आए, ठीक है, उसके लिए पेनल्टी है आधे घंटे लेट आने पे, तो वो आधे घंटे को अलग लिखो। फिर देखो उस दिन, अरे उस दिन तो 20 मिनट ज्यादा काम किया, अब इसको सेटअप करना पड़ेगा इसके साथ, उस दिन डबल वेजेज, जिस दिन वो करता रहेगा। तभी तो जो है वो एचआर वाले जो है वो शुरू के 10 दिन उनके बाल लगता है खड़े हैं, उसके बाद आराम से बाल सोया रहता है, क्योंकि फिर उन्हें काम नहीं है, क्योंकि काम खत्म हो गया। और ये चीज कहीं कुछ नहीं करना है। सॉफ्टवेयर में जिस समय आप आए, बस मशीन डाला, बायोमेट्रिक डिवाइस लगे हुए हैं, टाइम पंच हो गया,
फिर आप जा रहे हैं, टाइम पंच हो गया, बात खत्म। आपने ओवर टाइम किया है तो खुद मशीन बता देगा कि आपने क्या किया ओवर टाइम, क्योंकि इन टाइम दिया हुआ है, आउट टाइम दिया हुआ है, वर्किंग आवर आपका तय किया हुआ है हर एम्प्लॉय के साथ। हो गया, आपका सारा सैलरी निकल करके आ जाएगा। लेकिन किसी भी स्तर पे कितने ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो सर, अगर हो गया तो, लेट से मिला तो उसी तो के लिए तो हम पेनल्टी लगाएंगे। तो देखेंगे, पहले पेनल्टी पढ़ लें या पहले प्रोविजन पढ़ लें? पहले प्रोविजन देख लेते हैं। लेकिन अगर कहीं काम करने वालों की संख्या कितनी है, अब इसमें उन्होंने बोला कि भाई अगर कहीं 1000 है तो क्या होगा, क्योंकि आप खुद देखिए, एक जगह लिखा हुआ है लेस देन और एक जगह लिखा हुआ है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कहीं काम करने वालों की संख्या एग्जैक्टली 1000 हो? हां या ना? हो भी सकता है, संख्या ही है। बोला अगर ऐसा होगा तो आप इसी दायरे में कंसीडर किए जाएंगे। यानी किसके फेवर में ये दे दिया? एम्प्लॉयर के फेवर में, ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। लॉ में ये नहीं लिखा था, उन्होंने गलती से जो है वो जब बनाया तो एक में लेस लिख दिया, एक में क्या लिख दिया? मोड लिख दिया। आप एक्ट जब देखेंगे, सेक्शन देखेंगे तो आपको दिखेगा। लेकिन फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे करके इसको इन कराया। ठीक है, तो अगर 1000 से क्या है, ज्यादा है, तो कितना समय हमें मिला? तो 10th जो है वो सितंबर का या अक्टूबर का? अरे भाई, अगस्त के लिए सितंबर और सितंबर महीने के लिए अक्टूबर। क्लियर है ये? चलिए, वेजेस टू बी पेड किसमें पे करें? पुराने जमाने में जो सिक्के चलते थे वो देते हैं, वो 1000 का नोट जो बंद हो गया है, वो कुछ बचे हुए हैं वो दे देते हैं ना रामदीन को। वो 500 के पुराने वाले नोट कहा गया कि नहीं, किसमें पे कीजिए? करंट कॉइन और करेंसी नोट। कहा गया ऑल वेजेस शैल बी पेड इन करंट कॉइन और करेंसी नोट और बाय चेक और बाय क्रेडिटिंग द वेज इन बैंक अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय। बड़ा सिंपल सा चीज है। या तो जो है आप करेंसी में कीजिए, और वो भी कौन सा करेंसी होगा? जो इस समय चल रहा है वो करेंसी। आप कहिएगा सर ये लिखा क्यों? कहा कि इसलिए लिखना पड़ा ताकि किसी तरह का एम्बिग्यूटी ना रहे। एम्बिग्यूटी का मतलब संदेह। देखिएगा, हम लोग जब शुरू करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आज ही, तो देखिएगा कि कैसे हमारे एक्ट में बहुत सारे जगहों पे डाउट आता है कि आखिर करें क्या, इसका मतलब क्या समझे। इसलिए उन्होंने क्लैरिटी दे दी कि भाई सिर्फ और सिर्फ किस कॉइन में होगा? अभी के कॉइन में, अभी के करेंसी में होगा। आप चाहे तो उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली दे सकते हैं, या आप चाहे तो कैसे पे कर सकते हैं उनको? चेक के जरिए जो है वो पे कर सकते हैं। इसी मोड में कर सकते हैं। क्लियर है? डन कीजिए, तेजी से डन कीजिए।
डन, बढ़े आगे। अब इसमें क्या ध्यान रखिएगा इस पूरे स्लाइड में, लेस देन 1000 कितने दिन में। अब ऐसा ही करके जैसे दिमाग में रखिए। और एक चीज और, मैंने जो आपको लिखने के लिए बोला है, लिखने की प्रैक्टिस, जिन बच्चों को भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो बिल्कुल मुझसे मिलेंगे, क्योंकि मैंने खुद बोला है आय बैल मुझे मार। आप लिखिए और लिख के मुझसे मिलिए कि सर लिख तो रहे हैं लेकिन मुझे बताइए कि क्या जो है हमारा सही जा रहा है ये तरीका, या इसमें और मुझे कुछ चेंज करने पड़ेंगे। मैंने आपको बोला इसलिए मैं हेल्प कर सकता हूं कि खुद रिव्यू बोर्ड में हूं कि कितने पे कितने मार्क्स मिलेंगे। तो आप ये लिखेंगे और मुझे दिखलाएंगे। और जो मैंने बोला हर दिन घर में लिखिए 10 to 20 जो है वो लाइंस, इतना ही अगर आप लिख लेते हैं हर सब्जेक्ट में तो सफिशियंट है बस। लेकिन इसको डिसकंटिन्यू मत कीजिए। अब इसी को जब लिखना रहेगा घर में तो क्या करेंगे, जा करके आराम से एक बार रिवाइज करके कॉपी को रख दिया, या जो आपके बुक है उसको रख दिया। अब घर का होमवर्क वाला कॉपी लिया, उसमें डेट डाला, और तब वेजेस को पे करने को लेकर के क्या था प्रोविजन, तो लेस देन 1000 है तो नेक्स्ट मंथ के 7 डे में, और अगर 1000 से ज्यादा है तो 10 डेज में करेंगे। अच्छा, पेमेंट जो करेंगे वो किस में करेंगे, तो दो बातें थी, करंट जो है वो करेंसी और क्वाइन दोनों चीज, तब मार्क्स आएंगे। और दूसरा क्या था, या तो जो है वो बैंक अकाउंट में दे देंगे या फिर चेक से जो है कर देंगे। ऐसे करके अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए आप इंतजार कीजिएगा कि किस दिन एग्जाम आएगा और एग्जाम देना है। कोई बर्थडे नहीं आएगा, उसके बाद बिंदास आप जो है वो घूमिए, खेलिए, ऐश मौज कीजिए। आप नहीं घूमेंगे तो क्या मेरे जैसा बूढ़ा व्यक्ति घूमेगा। लेकिन तब जब आप इतने को कर लेते हैं तब बस इतना ही तो मैंने बोला, रिवाइज किया, अभी पढ़ लिया ध्यान से, अभी पढ़ते वक्त किसी से कोई बातचीत नहीं, और उसके बाद घर गए फटाक से सेम डे क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। बस सेम डे करना है। 30 मिनट से 40 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा लग रहा है तो मुझसे आकर के मिलेंगे, सर रिवाइज तो कर रहे हैं लेकिन रिवीजन में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा कि शायद क्लास में या तो मैं ठीक से आप तक कन्वे नहीं कर पा रहा हूं, या आप ठीक से मुझे कैच नहीं कर पा रहे हैं, या आपका ध्यान कहीं और था। तो जो भी रहेगा उसे रिजॉल्व करेंगे धीरे धीरे ना। सिर्फ चीजों को बड़ा मत करते जाइएगा कि नहीं आज का कल कर लेंगे। यकीन मानिए 4 दिन अगर आपने चीजों को अगले दिन पे भेज दिया, और जहां 4 क्लासेस की रिवीजन नहीं हुई, 5वें क्लास से बहाना बनाना शुरू करेंगे, नहीं यार नहीं, टीचर ही ठीक नहीं, इसको पढ़ाने नहीं आता है, नहीं तो हम तो 30 मार्क खा हैं, हम तो ऐसे हैं चांद पे पहुंच जाए। तो एक्सक्यूज नहीं, उससे होना कुछ नहीं है। एक अटेम्प्ट के बाद दूसरा अटेम्प्ट, दूसरे के बाद तीसरा अटेम्प्ट। टीचर तो एक ही बार में सीएस सब बन करके एमबीए चोरी करके बैठ गया है, तो वो तो नालायक था इसीलिए कर लिया। आप होनहार हैं इसीलिए आप उसको समझ नहीं पाए। नहीं, बस ढूंढेंगे कि गलती कहां पे है। रिवीजन और लिखने वाला काम आप कीजिए। और लिखने वाले काम में मैंने साफ बोला है, छिपाइए मत। नहीं आता है तो मुझसे मिलिए, मैंने तो आपको मौका दिया हुआ है ताकि मैं आपको आज से बताऊं। पता चला आप जो है एग्जाम से जो है वो 1 महीने पहले आ रहे हैं, सर देखो मैं सारा चीज का जवाब देता हूं ना क्लास में, देती हूं ना क्लास में, मैं बोलूंगा बिल्कुल देते हैं, लेकिन सर मुझसे लिखा नहीं जा रहा है। उस दिन पक्का हेलमेट पहन के आइएगा, वरना मैं बड़े जोर से धक्का दूंगा, और थोड़ा दूर रह के बात कीजिएगा, क्योंकि मैंने आज से बोला है कि दिक्कत हो तो मिलिए। आप मुझसे एग्जाम से 10 दिन पहले बोलेंगे मैं राइटिंग एबिलिटी 10 दिन में अच्छा कर दूं, मैं जबरदस्ती बोलूं 10 दिन में राइटिंग एबिलिटी अच्छा हो जाएगा। ऐसा होता तो हर रिक्शा वाला सीएस सीएमए और करके बैठ गया रहता। किसी चीज का एक प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस में हर दिन बस इतना ही टाइम, क्लास, आधे घंटे का रिवीजन और 10 मिनट का राइटिंग, इतना ही तो मैंने मांगा है, वो भी अल्टरनेट डे। बाकी सारा टाइम आपका है। चलिए, तो अभी तक देख लिया क्या क्या हमें ध्यान रखना है। अगले एस्पेक्ट पे आइए। वेजेज जब हम पे करेंगे कितने दिन के भीतर, अगर 1000 से कम है तो 7 दिन के भीतर, 1000 और उससे ज्यादा है तो। अब ये पे करते वक्त क्या उसमें से कुछ डिडक्ट नहीं करेंगे? अच्छा, पे जो करेंगे किस एक्ट के अकॉर्डिंग, मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग या पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग? अमाउंट एसरटेन करते हैं मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग, और वो चीज जो पे कर रहे होते हैं वो कितने दिन के भीतर करेंगे, वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग? पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग। कह रहे हैं कि इसमें से कुछ पैसे भी घटेंगे। मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग 15,000 रुपया बना राम दिन का, बिल्कुल उसको मिल रहा है, पूरे 15 दें या कुछ उसमें से डिडक्ट कर सकते हैं। कहा कि देखो बॉस, इसके अलावा अगर कुछ भी डिडक्ट किया, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऑथोरिटी बोल रहा है, लॉ बोल रहा है, तो खून खराबा हो जाएगा, यानी कि इंप्लॉयर को क्या किया जाएगा, पेनलाइज किया जाएगा। लेकिन देखिए ये सारे जो डिडक्शन है वो कहा जा रहा है कि ये ऑथराइज्ड डिडक्शन है। ये कौन सा है? डिडक्शन सच एज फाइन।
आपके जो है वो एम्प्लॉयर स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में लिखा हुआ है, वो आपको नहीं पढ़ना है। ये हुआ कि किसी भी जगह जब आप काम करते हैं, लेबर लॉ के 16 एक्ट आप पढ़ रहे हैं, इतने ही नहीं है, बड़े सारे प्रोविजन है। जब हम लोग ऑडिट के लिए जाते हैं तो कहा जा रहा है कि अगर कोई कहीं काम करता है तो वहां का एक प्रोटोकॉल होता है, कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, एक टाइम होता है। ये भी दिया हुआ रहता है कि इतने के बाद अगर आप आएंगे तो आपका जो है वो हाफ डे का ऑफ माना जाएगा, इतने के बाद अगर आएंगे तो पूरे दिन का ऑफ माना जाएगा। आप बोलेगा सर तब कोई आएगा ही क्यों उस दिन? क्योंकि अगर नहीं आएगा बिना बताए हुए तो वो एब्सेंट माना जाएगा, और बिना बताए एब्सेंट रहने पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। तो ये वजह होता है कि कभी कभी उस दिन का सैलरी नहीं मिलेगा, तो भी जो है वो बंदा 4 बजे ही लेकिन पहुंच जा रहा है, जबकि 1 घंटे में उसका सेवा समाप्त हो जाएगी, उसके लिए उसे कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन इसलिए आया कि अगला कॉन्ट्रावेंशन ना हो, और वो कॉन्ट्रावेंशन क्या है? बिना बताए हुए आप एब्सेंट नहीं होंगे। देखिए, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अलग जगह है, पर हो गया, मैं मर रहा हूं, इधर लोग मेरे लिए ब्लड और बाकी चीज का इंतजार कर रहे हैं, और मुझे होश आए तो मैं बोलूं कुछ नहीं, ब्लड हटाओ, सब चढ़ाना बंद करो, सबसे पहले कॉल करने दो या मुझे मेल करने दो, टेक्स्ट करने दो। कहा गया कि नहीं, वो कंडीशन के बेसिस पे है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में आपसे से कटेगा, सैलरी से कटेगा। क्या ये गलत है? और ये फाइन क्या होगा? ये वो फाइन होगा जो लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ये नहीं कि कुछ भी फाइन के नाम पे काट लिए। डिडक्शन फॉर एमेनिटीज एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर या एडवांस पेड। एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए मकान दिया, हाउस दिया। ये हाउस अगर आप खुद से जाते लेने के लिए किराए पे, तो एक तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता, और दूसरा आपसे वो किराया लेता 5000, क्योंकि उसे डर है कि पता नहीं ये बंदा क्या क्या नुकसान करके जाएगा, तो सिक्योरिटी भी और रेंट भी थोड़ा ज्यादा ले रहा है। लेकिन यही अगर आपका जो है वो एम्प्लॉयर आपके लिए इंतजाम कर दे, उसने एक बड़े से जो है वो जगह को जो है वो आपके लिए हायर कर लिया, आप लोग वहां रहते हैं, और ये आपके जो फैक्ट्री से बहुत नजदीक है या वर्क प्लेस से बहुत नजदीक है, और उतने नजदीक के एरिया में आपको खुद से नहीं मिलेगा, क्योंकि उस जगह पे वो बिना किसी जो है वो खास तरह के गारंटर के नहीं देते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा इलाका है, बहुत सारे इलाके में आप देखिएगा, आप रेंट लेने के लिए जाइए, नहीं मिलेगा जब तक वहां के ही कोई लोग आपको इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। कहा ऐसे केस में अगर एम्प्लॉयर ने आपको मकान दिला दिया तो क्या कोई गुनाह किया? अगर वो कह रहा है कि 4,000 रुपए देने होंगे, तो अच्छा किया या बुरा किया? कह रहा है कि नो सिक्योरिटी डिपॉजिट, वी आर टेकिंग केयर ऑफ दोज ऑल, हम सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे, या आप हमारे एम्प्लॉय हैं तो हम उसका ध्यान रखेंगे। मुझे बताइए अच्छा है या बुरा? आप कहिएगा सर सिक्योरिटी डिपॉजिट ही तो है, जाते वक्त तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, अगर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट बैंक में रख देंगे तो उस समय उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, या बुरे वक्त में आपके काम आएगा या नहीं? तो कहीं ना कहीं तो बेनिफिट ही प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसके लिए वो हर महीने 15,000 में से 4,000 काट रहा है, आपका मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग मिल रहा है, लेकिन आपको वो 11 दे रहा है, या नहीं? ऑथराइज है। ओवर पेमेंट ऑफ वेजेस, किसी महीने में आपको से ज्यादा पे कर दिया गया, तो क्या अगले महीने में उसको सेटअप किया जा सकता है? लोन ग्रांटेड फॉर हाउस बिल्डिंग और अदर पर्पस, आपके एम्प्लॉयर ने आपको जो है वो लोन वगैरह प्रोवाइड किया, अच्छा किया बुरा किया? आपकी जरूरत थी तो आपको लोन दिया, जो भी उसका इंटरेस्ट या जो भी चीज बने वो पे कर रहा है, आपसे वो हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके ले रहा है, क्या ये डिडक्शन अलाउड है? इनकम टैक्स पेएबल, अब आपको बताना है, सीधे नहीं बताना है, पहले सोचना है। यहां पे कह रहे हैं कि इनकम टैक्स पेएबल की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स पेएबल का मतलब क्या हुआ? आप सोचिए यहां कि आपके बदले में इनकम टैक्स, हमें तो यह पता है कि जो इनकम कमाता है वो टैक्स पे करता है, तो वो तो राम दिन पे करेगा ना, उससे डिडक्ट कर लिया गया सैलरी से। समय 30 सेकंड सोचने के लिए कि ये सेंस क्या दे रहा है इनकम टैक्स डिडक्टेबल। जो सोच लेंगे लगेगा आंसर है तो हाथ उठाएंगे, और हाथ उठाने में कोताहिल नहीं करेंगे, कम से कम मुझे तो पता चले आप कितने पानी में हैं। रीजन, गलती से मैं प्लेसमेंट विंग में भी हूं, मिलूंगा आपसे, रिबॉक, नाइकी, ओएनजीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, तो वहां पे मैं नहीं पहचानूंगा आपको।
तो पता तो चले कि आपको आता क्या है, कहां आप कर सकते हैं ट्रेनिंग। क्योंकि मैंने आपको बोला था उसमें भी हम लोग असिस्ट करते हैं, जिन जगहों पे हम लोग हैं वहां पे कोई भी अगर किसी भी तरह का जो है अगर ट्रेनिंग के लिए आप इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन पहले उसके लिए जल्दी जल्दी पास तो करते जाइए। रेड बताना चाह रहे मुझे लग रहा है। हाँ जी, रेड। ये कौन सा इनकम टैक्स होता है? क्योंकि मैंने तो बोला इनकम टैक्स का मतलब है मैं। हाँ हाँ जी मरून। नहीं, वो कौन सा, सही कह रहे हैं, टीडीएस कहते हैं उसे, टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स, इसका नाम है अब पढ़िएगा इनकम टैक्स, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आप डिटेल में पढ़ेंगे। जब भी कोई, ध्यान से सुनिए, जब ये रूल है, जब भी कोई किसी को पे करेगा एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि मैं, मान लीजिए कि आपको पे कर रहा हूं, आप मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपए, मिनिमम वेजेज एक्ट को छोड़िए, नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपको 30,000 नहीं दूंगा। 30,000 के अकॉर्डिंग पूरे साल में जो टैक्स होता है वो आप मुझे बता दीजिए। आपने अगर LIC वगैरह किया हुआ है तो वो माइनस कर देंगे। अगर मान लीजिए कि 30,000 आपको मिला तो पूरे साल में 3,60,000 होगा ना भाई, 12 3 36, तो एक महीने का 30,000 तो 12 महीने का 3,60,000। अब जो है वो 3,60,000 आपको मिल रहा है, आपने कोई पॉलिसी वगैरह नहीं लिया है, ATC ATU कोई डिडक्शन नहीं है। अगर मान लीजिए कि 2 लाख के बाद पे लग करना पड़ता है, तो अब उस 1,60,000 पे कितना टैक्स बनता है? जितना बनता है उसका जो है मैं 12 पार्ट करके मैं पे करता रहूंगा। ये बोला गया है एम्प्लॉयर को। क्यों बोला गया है पता नहीं, महीने खत्म होने के बाद, पूरे साल खत्म होने के बाद ये करें या ना करें। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, टीडीएस अगर ज्यादा वो जमा कर देते हैं तो जब आप ITR फाइल करते हैं तो आपको उस पर क्या मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है। आप अगर ज्यादा उसने दे दिया तो आप उसका क्या ले सकते हैं, रिफंड। मान लीजिए कि उन्होंने पैसे जो है वो पूरे डाल दिए, कितने डाल दिए, मान लीजिए 5 लाख पे किया और 50,000 जमा कर दिया 10% के रेट से, लेकिन इसमें तो 2 लाख ऐसा भी होगा जिस पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने जो है वो 1.5 लाख का पॉलिसी वगैरह ले लिया है तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। 25,000 का आपने जो है वो इंश्योरेंस ले लिया, मेडिकल इंश्योरेंस, उस पर भी नहीं लगता है। जो आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा है उसके भी कुछ पैसे, बहुत डिटेल में पढ़िएगा, तो उसने तो सब पे ले लिया 10%, जबकि हमें इन चीजों पे तो देना ही नहीं था। कोई बात नहीं है, वो पैसे आपको मिलेंगे और उस पे जो है वो इनकम टैक्स जो है ऑफिस जो है वो इंटरेस्ट के साथ पे करती है। अगर आपको फटाक से रिफंड नहीं आया तो उस डेट के बाद जो पैसा आएगा वो खुद उस पे इंटरेस्ट लगा के देती है। तो इसलिए उन्होंने काटा है। तो क्या ये ऑथराइज है या अनऑथराइज? इन परसुएंट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि रामदीन ने इस तरह का कॉन्ट्रावेंशन किया था और उनके एम्प्लॉयर को बोला कि इनके वो पैसे कोर्ट में जमा करो क्योंकि इनके कारण किसी को नुकसान हुआ है, हम उसे ये पैसा देने वाले हैं। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया तब उसने डिडक्ट किया, ऑथराइज कहेंगे या अनऑथराइज? ऑथराइज कहेंगे। PF कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा, ये एक्ट आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। PF के अकॉर्डिंग रामदीन के कुछ पैसे जो है वो खुद जो है वो एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है और कुछ पैसे एम्प्लॉयर और अपनी तरफ से मिला करके रामदीन के एक खास अकाउंट में जमा कर देता है जिसका नाम है प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये अकाउंट का पैसा रामदीन को ही काम आना है। मतलब अगर मान लीजिए कि रामदीन को मिलता है 10,000 रुपए, तो उसको कहा कि आप जो है वो 10% दो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप 10% दो, यानी कि रामदीन को आपने 10,000 नहीं दिए महीने के, कितने दिए? 9,000, क्योंकि उसके 1,000 आपने क्या कर दिए, PF अकाउंट में जमा कर दिया। उतना ही नहीं, हर महीने इंप्लॉयर भी उसमें 1,000 डाल रहा है। अगर आप इफेक्टिवली देखें तो रामदीन को 9,000 मिला, लेकिन अगर रियल सेंस में देखें तो रामदीन को कितनी सैलरी मिली? 11,000। आपके तो 10 ही बनते थे, तो ज्यादा मिला या कम? ये एक्ट में प्रोविजन किया हुआ है ताकि अगर रामदीन को बुरे वक्त में पैसे की जरूरत हो, क्योंकि उनको तो जो पैसे मिलते वो तो कमाते हैं और खर्च हो जाता है, कहां से आएगा पैसा अगर कभी इमरजेंसी आ गया तो? गवर्नमेंट ने रूल बनाया है और बोला है कि नहीं रामदीन, तुझे पैसे उतने कटवाने ही पड़ेंगे। कभी कभी लॉ हमारे ही बेनिफिट के लिए होता है। आप कहेंगे सर ये कौन सा बेनिफिट है, बंदे को 10,000 मिलना चाहिए, आप कह रहे हैं बंदे को कितना देंगे?
9,000 देंगे। मुझे एक चीज बताइए, जब आप छोटे थे या अभी भी अगर करते हो तो अलग बात है, बचपन में मुझे बस एक ही चीज करने की इच्छा होती थी, या कहिए कि हर चीज करने की इच्छा होती थी एक चीज छोड़ करके, वो था पढ़ाई। पढ़ाई मत करो, बाकी जितना जो है वो बेल्लागिरी करवाना है करवा लो, कोई बात नहीं है। गेहूं सुखा रहे हो धूप में, कोई बात नहीं, मैं धूप में रहूंगा, देखता रहूंगा कि कबूतर गंदा तो नहीं कर रहा है गेहूं को, ये भी कर सकता हूं। दिन भर खेल रहे, सब कुछ कर रहे हैं, पापा आते थे बजाते थे तब पढ़ने बैठते थे। इसका मतलब है उस समय, सही बता रहा हूं, पापा को देखता था और अमरीशपुरी की याद आती थी, और मम्मा को देखता था निरुपमा राय की, कि खुद रो लेगी लेकिन जो है वो हमें कुछ नहीं बोलेगी। इसका मतलब क्या है कि उस समय सही में बोलूं, जब बहुत पिटाई लगती थी ना, तो सोचता था जो मेरे बदमाश दोस्त लोग हैं ना, छोटा था, वो सारे 5-6 दोस्त मिलकर अगर धो देते ना पापा को, कितना मजा आता। इतना तक गुस्सा आता था जब पिटाई लगता था। और मैं अभी ये गुस्सा फील कर सकता हूं कि कैसा होता होगा अगर मैंने बिटिया को अपने डांट दिया, 5-6 साल की ही है, एक पैर पे नाचते हुए, इतने तो आता था कि आप जो है वो अभी NIRC में ही होते, अभी क्लास में ही होते, जल्दी याद आते हैं एक दिन और मुझे तंतरते रहते हैं। नाच रही है एक पैर पे, उछल उछल, पूरा रो भी रही है और ये भी घूम रही। सोचिए कितना गुस्सा। और कभी कभी तो कूदेगी गुस्से में कि जैसे वो मुझे पीट डाले। अगर मैंने एक चला दिया तो फिर तो पूछिए ही मत, उसका जी चाहता होगा कि कच्चा चबा जाऊं पापा को। और अगर आप देखेंगे और उस समय और थोड़ी हंसी लग जाती है, तो अरे बेटा गलती हो गया। और अगर आपने ये बोल दिया कि बेटा गलती हो गया, फिर तो आप गए, फिर तो अब उसको और आधा घंटा लगेगा चुप कराने में। लेकिन अगर आप और स्ट्रिक्ट हो गए, नाटक बंद करो, चलो पढ़ने बैठो, पढ़ने के लिए बैठ गए। इसका मतलब है कभी कभी रेगुलेटरी बॉडी को हमारे लिए क्या होना पड़ता है, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। वरना रामदीन अपना ये 10,000 लेके जाएगा और 1,000 वो जमा नहीं कर पाएगा। लेकिन देखिए क्या फायदा है, 2,000 ये है, इस पे हर महीने का जो इंटरेस्ट बनेगा, गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी देगी ये 2,000 पे, और वो इंटरेस्ट भी किसका होगा, वो रामदीन का होगा। फिर अगले महीने भी 2,000 डालेंगे और इस महीने का इंटरेस्ट जो है वो भी ऐड होगा। अगले महीने 4,000 पे इंटरेस्ट, और इस बीच जो 2,000 पे इंटरेस्ट हुआ है। अच्छा है रामदीन के लिए या नहीं? इसीलिए जो है इसको ऑथराइज किया। या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी वेलफेयर के लिए, उसके ही वेलफेयर के लिए अगर खर्चे हुए हैं, ऑथराइज्ड है। प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस, रामदीन ने बोला कि मेरा LIC एक ले लीजिए और मेरे सैलरी से ही वो जाता रहेगा। तो बताइए रामदीन को आपने कंफर्ट दिया या नहीं? उतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो उतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा, और डॉक्यूमेंट वगैरह, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कोई भी जो इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, आपने इंश्योरेंस तो ले लिया, लेकिन जब उसके रियल यूज करने की बारी आती है, मतलब मान लीजिए कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया, तो मेरे जीते जी कभी इसका इस्तेमाल होगा? अगर मैं मरा नहीं तो वो जो हर महीने जा रहे हैं, साल का जो 30,000 जा रहा है वो वेस्ट जाएगा। लेकिन अगर मर गया कल ही, तो मेरे जीते जी लोग खुश नहीं होंगे, लेकिन मरने के बाद करोड़ों मिलेगा तो जरूर खुश होंगे कि अच्छा हुआ जल्दी चला गया, क्योंकि ऐसे तो टुकड़े टुकड़े में पैसे आ रहे थे, अब क्या हो गया, एक ही बार में आ गया। ये ठीक है कि कभी भी आप इंसान की कमी पूरा नहीं कर सकते, बट पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। जरा सोचिए, अगर उस समय डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, तो आप सुनते होंगे कितने बार नॉमिनी भटक रहे हैं, तो ये गड़बड़, तो ये डॉक्यूमेंट गड़बड़, कितने बार न्यूज वगैरह में आता रहता है कि एक तो बंदे की डेथ हो गई और अभी तक उसका जो है लाइफ इंश्योरेंस वगैरह का भी पैसा नहीं आया है। मदद वो कर रहे हैं और डायरेक्टली जो है आपके कंपनी से जा रहा है, क्योंकि वहां पे इन चीजों को देखने के लिए HR टीम है, तो इसीलिए जो डॉक्यूमेंट की गड़बड़ी नहीं होगी। अच्छा है रामदीन के लिए, बुरा कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन टू एनी फंड कंस्टिट्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब जो काम दे, और ट्रेड यूनियन, रिकवरी ऑफ लॉसेस, ESI कंट्रीब्यूशन। घबराइएगा नहीं, ये सब एक्ट बताने वाला हूं। ESI कंट्रीब्यूशन इसका मतलब है किसी एक्ट के अकॉर्डिंग आपके भलाई के लिए कुछ पैसे डिडक्ट करके रखने हैं, वो पैसे बस उन्होंने डिडक्ट किया है। तो कहा गया कि ये किस कैटेगरी में नहीं आता है, अनऑथराइज्ड डिडक्शन के कैटेगरी में नहीं आता है, और ये सारे डिडक्शन क्या किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। क्लियर है? अब आप देखिए, आपसे इस यहां पे कितने तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। बड़े ध्यान से चीजों को समझिएगा, चीज आसान हो या टफ, आपके कोर्स में तो आपको क्या करना है, समझना है, और ऐसे समझना है कि हर एक चीज आपको ध्यान में रहे। मैंने आपको बोला चीजों को समझने के बाद थोड़ा किडनी लगाइए कि इससे क्वेश्चन किस तरह का पूछ सकता है, क्योंकि अगर आपने ये दिमाग अभी नहीं लगाया और एग्जाम में अगर आ गया तो आपके लिए धप्पा होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो सोचा है कि राइट शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ डिडक्शन कैन नॉट बी मेड
या व्हाट काइंड ऑफ डिडक्शन कैन बी मेड अंडर पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। हो सकता है आपने इतना ही सोचा होगा, लेकिन मैं आपको एक और विजन दे रहा हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि सिचुएशन लिख देगा, नाम लिख देगा कि फलाने फलाने कंपनी में काम करता है, इतने इतने पैसे उसके डिडक्ट किए गए। अब बताइए कि क्या डिडक्शन ऑथराइज है और कौन सा अनऑथराइज है। मुझे बताइए, याद तो इसी बात को रखना है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका बदलेगा या सेम ही रहेगा, या सेम रहेगा। मैंने आपको बोला था कंटेंट यही रहेगा, लेकिन तरीका क्या हो जाएगा। मैंने आपको अपनी मम्मा वाली बात बताई थी, जब पापा चाय वगैरह लेते हैं, मतलब मम्मा जब चाय देगी तो पापा को वो देगी वो सरे वाले कप में, और जब कोई गेस्ट आएगा तो एकदम बढ़िया वाला क्या करेगी, वो जो है वो कप निकाल करके। इसका मतलब चाय तो वही है, लेकिन उसको जो सर्व करने का तरीका क्या हो गया, बदल गया। अगर पापा को दे रही तो नॉर्मल वाले में, अगर कोई शो ऑफ करने वाली आंटी है तो उनके सामने तो जो सबसे अच्छा जो है वो बोना चाइन और उसका जो भी ये है वो निकालेगी, और जाने के बाद खुद से धोएगी। क्यों, कहीं काम वाली ने फोड़ दिया तो बड़ा अफसोस होगा, तो इसीलिए खुद भी। तो वैसे ही यहां पे है, कंटेंट सेम है, आपसे 3-4 चीज दे देगा जो सही का डिडक्शन है, और एक दो क्या कर देगा, अनऑथराइज दे देगा। बस आपको बताना रहेगा कि एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ओनली दीज, और उसमें से जो 3 रहेगा कि दीज आर अलाउड सिंस द कंपनी हैज मेड अनदर डिडक्शन, सो दिस इज अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप कहिएगा बस इतना ही। जब छोटा आंसर रहेगा तो छोटा ही लिखना रहेगा, ये नहीं कि सर 5 नंबर में तो 3 ही लाइन हुए हैं तो लिख दीजिए अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, धूम मचा दे धूम। नहीं, इमोशनल नहीं होंगे, इतना ही इसमें लिखना रहेगा। चलिए डन कीजिए, ये आगे बढ़ेंगे। कर लिया तो बताइए, फटाफट तेजी से कीजिए। उसको बंद करना है। लिखते वक्त सिर्फ उन्हीं चीज को दिमाग में रखेंगे जो मैंने बोला है। कहीं भी किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं कि चलो घूमने चलेंगे इसके बाद, या फिर ये करेंगे। डन कीजिए, फिर बात करते हैं।
ध्यान रखेंगे। मुझे पंडित ने बोला है कि मेरे हाथों कुछ खून है, तो इसीलिए जो है वो तो मेरे हाथों में कुछ खून वगैरह लिखे हुए हैं। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं एयरफोर्स में इसीलिए कह रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं अभी भी लिखा हुआ है। तो इसीलिए लिखते वक्त सिर्फ क्या दिमाग में रखेंगे, सिर्फ जिन बातों को लिख रहे हैं आप एक बार इसको फॉलो करके देखिए और उसके बाद देखिए कि आपको रिवीजन के समय में कितनी मदद मिलती है। क्लास में अगर कोई भी आपसे कुछ भी पूछे, मैंने पूरी आजादी दी, आप पेन लाइए मार दीजिए उसे, बाकी मैं देख लूंगा। तो बस आप क्लास में सिर्फ चुप रह के ये सुनिए और मुझसे बात कीजिए और जैसे बोल रहा हूं रिवीजन कीजिए, और उसके बाद अगर 100% रिजल्ट ना हो तो मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। ये तो मैंने आपको खुली छूट दी, लेकिन कब? गारंटी तब तक ही जब तक आप मेरे लॉ के क्या चलते हैं अकॉर्डिंग। बढ़े इससे आगे। तो हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जो है पहले नोटिस वाली बात, फिर कौन सी बात देखी, कितने दिन के भीतर करेंगे, कितने लोगों के रहने पे, फिर हमने देखा कौन कौन सा डिडक्शन क्या है, ऑथराइज्ड है। अब आइए, फाइन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, कह रहे हैं नॉट टू इंपोज अनलेस द एम्प्लॉयर इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सो कॉज। पहले ये बताइए, क्या फाइन डिडक्ट कर सकते हैं? हां, कर सकते हैं। अगर वो फाइन है, कहा कि आपने जो फाइन लिखा है उस फाइन को जस्टिफाई भी तो कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो है वो अनरीजनेबल फाइन बता दिया कि 1 माइक्रो सेकेंड भी लेट आते हैं तो आज आपकी कोई सैलरी नहीं मिलेगी। पॉसिबल? उन्होंने बोला 1 सेकेंड भी लेट आए तो पूरे दिन की तनख्वाह गई। अब ये तो एम्प्लॉयर ही है, उनका क्या जाता है, वो चाहे तो रूल लिख लेंगे। उन्होंने बोला है अगर कोई आप जो है वो क्या कर रहे हैं, इंपोज कर रहे हैं, तो तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उनको क्या नहीं देंगे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। और इस बात को कहां मेंटेन करेंगे, रजिस्टर में। इसीलिए कि जब इंस्पेक्टर आएंगे और वो देखेंगे, देखिएगा जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैं, जो इस लेबर लॉ के इंस्पेक्टर हैं, वो देखेंगे कि अच्छा किस चीज का फाइन लगाया है, वो 5 सेकंड लेट आया था, उसका जो है वो 1 दिन का सैलरी उड़ा दिए। का पहले कहीं रिकॉर्ड रहेगा, डेटाबेस रहेगा, तभी तो वो क्या कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। ये भी आपको बताऊंगा कि अगर उनको आने आपने नहीं दिया तो क्या होगा। डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटीज फॉर अनऑथराइज एब्सेंस, कह रहे हैं कि अगर जो है वो अनऑथराइज एब्सेंस है, अनऑथराइज एब्सेंस समझते हैं, अगर आपका सीएल ईएल कोई भी चीज है तो वो ऑथराइज है, आपने बता दिया और बता करके नहीं आ रहे तो वो ऑथराइज है। लेकिन अगर आपने जो है वो बताया नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, अनऑथराइज। और कहा उस केस में एब्सेंस फॉर होल डे और एनी पार्ट ऑफ द डे, यानी कि अगर आप जो है वो एक दिन नहीं बताते हैं तो वैसे केस में आपसे वो पूरे दिन का भी जो है वो क्या कर सकते हैं, सैलरी हटा सकते हैं, चाहे तो किसी पार्ट का भी जो है वो सैलरी हटा सकते हैं, उनकी मर्जी पे है। यानी कि बिना बताए हुए आप काम पे नहीं आते हैं तो वैसे केस में वो आपको पूरे दिन का चाहे तो सैलरी ना दे, या हो सकता है कि वो आपको आधे दिन का ही सैलरी जो है वो ना दे। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्प्लॉयर पे। लेकिन इफ 10 और मोर पर्सन एब्सेंट, ये तो एक के केस में है कि या तो उस दिन का या कौन सा, आधे दिन का या 2 घंटे का। लेकिन अगर 10 या 10 से ज्यादा, ये वर्ड ध्यान रखिएगा यहां पे, 10 और मोर पर्सन एब्सेंस विदाउट व्हाट, ऐसे केस में जो है वो डिडक्शन ऑफ वेजेस अप टू हाउ मेनी डेज। इसका मतलब क्या है, आप कहेंगे सर ये तो बहुत जाती है, रामदीन, हरिया, दीनू, राम खिलावन, बंसी, बिरजू और भी लोग एक साथ सबने ग्रुपिंग की और ग्रुपिंग करके कहता है चल अगर हम एक साथ एब्सेंट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे बात को ये मानेंगे ही मानेंगे, कुछ मत बता और एब्सेंट हो जा। मुझे एक चीज बताइए, एम्प्लॉयर ने आप 10 लोगों के या 20 लोगों के काम करने के बेसिस पे जो है रॉ मटेरियल मंगाया हुआ है और ऑर्डर लिया हुआ है, वो रॉ मटेरियल जो है वो पेरिसेबल इन नेचर है। पेरिसेबल इन नेचर का मतलब होता है कि जो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, दूध से जो है वो दही जैसा चीज बनाना या पनीर जैसा चीज बनाना, ये भी तो कहीं होता होगा, तो उसे भी तो ह्यूमन बीइंग वहां रिक्वायर्ड होगा। अगर जो है आपने बिना बताए हुए एब्सेंट मार दी, छुट्टी मार दी, एक नहीं आया कोई बात नहीं है, आप मास लेवल पे जो है लॉबिंग करके गायब हो रहे हैं। मुझे एक चीज बताए, उस दिन नुकसान हुआ या नहीं हुआ? ये नुकसान अगर कहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी का नुकसान है। हड़ताल और स्ट्राइक जो होता है आप सुनते होंगे, बाद में दिखलाता है कि आज इस एक दिन के स्ट्राइक के कारण ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को इतने का नुकसान हुआ, चाहे वो स्ट्राइक किसी का भी क्यों ना हो।
कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसे केस में आपके कितने दिन तक के पैसे कट सकते हैं? 8 डेज तक का कट सकता है, पेनलाइज करने के लिए बस। हाँ, लेकिन अगर आपका डिमांड आपका जो जेन्यून है तो क्या जेन्यून डिमांड को रखने का तरीका बना हुआ है। देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे कंपनसेशन में स्ट्राइक भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका बना हुआ है, उसका नोटिस दिया जाता है। और अगर आप जो है वो पब्लिक कॉम्यूट जैसे चीजों में है, जहां पे पब्लिक का डायरेक्ट इंटरेक्शन है, तो उसके लिए रीजनेबल टाइम है, कम से कम 14 डेज का आप नोटिस देंगे। सब हम लोग देखेंगे, वो अलग चैप्टर है, यानी कि इसी में एक आपका पार्ट है। यानी लेबर लॉ के कंप्लायंसेस में ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आ जाएगा। वो देखते हैं। डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस फॉर डिफॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑफ एन एम्प्लॉय रिजल्टिंग इनटू, वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है। रामदीन काम कर रहा है, सर पे सामान लेकर के जा रहा है और एकाएक पैर फिसला, गिर गया। वो भी गिरा, उसे भी चोट लगा, सामान भी टूटा। क्या कीजिएगा? और सामान क्या था सुन लीजिए। टीवी के जो फैक्ट्री में काम करता था, टीवी तो कहीं बनता होगा, पैक होने के बाद सर पे रख करके ही बाहर निकालेंगे? नहीं करेंगे, कहीं भी जो पैकिंग के लिए ले जाएंगे, ट्रक पे जो भेजेंगे। ला रहा था, गिरा। टीवी अगर गिरेगा तो वो 3-4 में बट जाएगा। बटेगा तो सही में 3-4 में, लेकिन एक भी हिस्सा काम का नहीं रहेगा। नुकसान है या नहीं है? 10,000 12,000 जो भी लगता था। अब क्या कीजिएगा? बेचारे रामदीन का तो सैलरी भी उतना नहीं है। कहा गया कि अगर नेग्लिजेंस है तो लगेगा, अगर नेग्लिजेंस नहीं है तो नहीं लगेगा। आप कहिएगा सर नेग्लिजेंस का मतलब फिर बताओ। नेग्लिजेंस का मतलब लॉ ने जो बताया है वो सुनिए। नेग्लिजेंस का मतलब होता है एक प्रूडेंट पर्सन को, ये जब मैं आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बताऊंगा तो वहां पे नेग्लिजेंस को डिफाइन किया गया है और वहां से ही हमने वो चीज पिक किया है। नेग्लिजेंस का मतलब है जो एक समझदार आदमी को उस सिचुएशन में लेना चाहिए, उस सिचुएशन में एक प्रूडेंट पर्सन जिसके पास कॉमन सेंस हो, अगर वो नहीं लिया गया तो नेग्लिजेंस कहलाता है। जैसे डॉक्टर के केस में, अगर डॉक्टर जो है वो कोई इंजेक्शन दे रहा है तो वो देखे कि ये एक्सपायर तो नहीं है, लेकिन रिक्शे वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वैसे ही रामदीन को जितना केयर लेना था, उसे लेकर के जाना था, वो बिल्कुल सही से जा रहा है। उसने सामने सब कुछ देखा और उसके बाद वो लेकर के जा रहा है। जब वो जा रहा था तो फर्श पूरा सूखा हुआ था। जब वो आया तो ये व्हाइट मार्बल थे, इस पे जो है वो किसी से पानी गिरा। वो बिल्कुल केयरफुली आ रहा है, दोनों हाथ से पकड़े हुए है, लेकिन पानी के कारण वो स्लिप किया। अब बताइए, क्या उसने रीजनेबल केयर लिया था या नहीं? रीजनेबल केयर तब नहीं माना जाता जब यहां पे जो है वो रखे हुए है और आराम से जो है वो हाथ में जो है वो रख के, कभी कभी नहीं चलते हैं, इस पे टिका हुआ है और ऐसे ऐसे चल रहा है, तब ऐसे ऐसे हुआ और तब गिरा, का तब नेग्लिजेंस होता। या उसने सोचा कि जब रास्ते में ही है तो एक सुट्टा मार लेते हैं। इधर सर पे है, एक हाथ से पकड़े हुए, एक हाथ से खींच रहा है वो बीड़ी। कह रहे ये नेग्लिजेंस की कैटेगरी में आता, लेकिन वहां पानी गिर गया था और जब वो जा रहा था तो गिरा हुआ नहीं था। जनरल सेंस है कि वो जो रास्ता है उस पर पानी कोई गिरा के नहीं रखता है, सर पे ये है तो उसे दिखेगा नहीं बहुत क्लियरली, तो ऐसे केस में नेग्लिजेंस नहीं माना जाएगा। तो कहा गया कि सो कॉज नोटिस हैज टू बी गिवन टू द एम्प्लॉय। अगर कुछ ऐसा करना है नेग्लिजेंस के कारण तो डिडक्ट कीजिए, लेकिन उससे पहले उसको क्या भेजिए? सो कॉज नोटिस। सो कॉज नोटिस का मतलब है कि आप अपना जस्टिफिकेशन दीजिए कि हम आपके सैलरी से आपके नेग्लिजेंस के कारण हुए लॉस को क्यों ना डिडक्ट करें। उसको मौका मिलेगा तो खुद बतलाएगा कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, पानी गिरा हुआ था, मैंने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था और जब मैं गिरा तो भी जो है दोनों हाथों से पकड़े हुए ही कार्टून गिरा, लेकिन धप जो किया उसके भीतर टुकड़े टुकड़े हो गए। जो भी चीज है अगर वो जस्टिफाइड रहा तो नहीं कटेगा और जस्टिफाइड नहीं है तो कटेगा। याद रखिए, नेग्लिजेंस होने पे डैमेज उसे पे करना पड़ेगा। डैमेज का मतलब कंपनसेशन होता है। डिडक्शन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, कह रहे हैं व्हेन एकोमोडेशन एम्यूनिटी और सर्विसेज हैज बीन एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉय। मतलब आपने जो है वो ऑफर दिया, एम्प्लॉयर ने बोला कि हम आपके लिए फलाना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कहता मुझे नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में क्या आप डिडक्ट कीजिएगा? और वो कहता है हाँ मंजूर है, तो क्या होगा? और ये कोई भी सर्विस हो सकता है, मेडिकल सर्विस, हाउसिंग सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने का, चाहे वाटर बिल पे करने का। डन कीजिए, तेजी में कीजिए, बताइए।
डन। अब चलिए इसमें हमने क्या क्या देखा है। फाइन कोई भी डिडक्शन के लिए पहले क्या देना पड़ेगा, सो कॉज नोटिस। उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या देंगे, बीइंग हर्ड। अगर हम इसको कंक्लूड करें, जो भी हमारे सामने इतने बड़े चीज जो लिखे हुए हैं, इन बड़े चीज में से निकलता क्या है, उनके ऊपर कोई भी फाइन तब तक नहीं हम इम्पोज करेंगे जब तक उनको अपने बात के रखने का मौका नहीं दे। इसी को कहते हैं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, या उनको सो कॉज नोटिस भेजना। दूसरी बात, अगर कोई डिडक्शन करेंगे तो इंप्लॉयर की यह जिम्मेदारी है कि किसमें इसको रजिस्टर करेगा, रजिस्टर में रिकॉर्ड डालेगा, यानी कि हमने इसके इतने पैसे डिडक्ट किए, इस रीजन से किए। अगर कोई नुकसान हुआ है एम्प्लॉय के कारण, जब तक नेग्लिजेंस नहीं होगा तब तक उससे जो है वो डैमेज नहीं लेंगे। साफ तौर पे सुनिए, जब तक नेग्लिजेंस ना हो, हुआ है नुकसान, गिरा है टीवी हाथ से, टूट गया, नुकसान है, लेकिन नहीं, क्या उसकी नेग्लिजेंस है, जवाब है हाँ नेग्लिजेंस है, तो उससे पैसे कटेंगे, नहीं तो उससे पैसे नहीं कटेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी तरह का सर्विस हम उसको ऑफर कर रहे हैं, तो ये नहीं कि इंप्लॉयर उससे कमाना चाहे कि चलो उसे ये वाली सर्विस देते हैं और इसमें थोड़ा फायदा हो जाएगा इंप्लॉयर को। बोला कि सर्विस जो आप ऑफर कर रहे हैं ये वो एक्सेप्ट करना या ना करना किसका काम है, इंप्लॉय की। वो कहता है नहीं मैं ये खुद मैनेज कर लूंगा, तो क्या फोर्स करेंगे कि नहीं तुझे इसी मकान में रहना पड़ेगा जिसका किराया 7,000 है। वो कहता है नहीं मैं 4,000 वाले मकान में रहूंगा और मैं वहां ही खुश हूं। वेल डन, आप ऐसा कर सकते हैं। अब सारे प्रोविजन हमने पढ़ लिए। एक बार फटाक से प्रोविजन को अगर हम रिकॉल करें तो पहला चीज, सबसे पहला चीज, उन जगहों के लिए ये एप्लीकेबल है जो सीजी ने नोटिफाई किया है। सीजी के पास पावर है, ये कर सकते हैं एप्लीकेबल। कितने दिन का नोटिस देकर के, 3 महीने का क्या देना पड़ेगा, नोटिस जो है वो देना पड़ेगा। अगर एक बार वो जगह एप्लीकेबल हो गया कि उसके ऊपर ये एक्ट लगता है, तो उन जगहों पे अगर 1000 से कम है तो कितने दिन के भीतर पेमेंट करें, और अगर 1000 या उससे ज्यादा है तो 10 डेज के भीतर जो है वो पेमेंट करें। हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से ऐसे चीज है जिसको डिडक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से इसके अलावा चीजों का डिडक्शन नहीं होगा। फिर हमने ये भी देख लिया कि कोई भी डिडक्शन करने से पहले, कोई फाइन लगाने से पहले उनको क्या करेंगे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे, रजिस्टर मेंटेन करेंगे, और जब तक वो हां ना बोले तब तक उनको किसी भी सर्विस के लिए हम उनके जो है वो सैलरी से डिडक्शन नहीं करेंगे। ये प्रोविजन है। क्या इतने ही है प्रोविजन? सही में बोलूं तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में इतना ही प्रोविजन नहीं है। हाँ, आपके सिलेबस में जितना है उससे आपने ज्यादा पढ़ लिया है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो एक चैप्टर है जिसका नाम है वेरियस प्रोविजन अंडर लेबर लॉज, और उस चैप्टर के भीतर समझिए 16 एक्ट हैं, और इसका वेटेज जो है वो तकरीबन 6 मार्क्स। अगर देखें तो जो 35 मार्क्स का हमारा जो है एरिया है उसमें 6 चैप्टर हैं, तो उस अकॉर्डिंग तो इतना ही निकल के आता है। तो उन्होंने जितना सिलेबस है उतना हम करते जा रहे हैं। रीजन यही है कि हो सकता है कि इसी चैप्टर से वो 15 मार्क्स का पूछ दे, क्योंकि 35 उन्होंने पूरे पार्ट के लिए बोला हुआ है। आइए अब देखिए, ऑफेंस करने पे फाइन पेनल्टी तब लगती है जब आपने किसी भी एक्ट के तहत जो कंप्लायंसेस करने थे वो कंप्लायंसेस आपने फुलफिल, अगर वो कंप्लायंसेस आपने नहीं किया है तो ऐसे केस में जो प्रोविजन होगा वो क्या होगा, पेनल प्रोविजन होगा। अब देखिए वो क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फेलिंग टू मेंटेन रजिस्टर और रिकॉर्ड। पता है हमें रजिस्टर्ड रिकॉर्ड, ये कौन सा रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है? अगर किसी से फाइन डिडक्ट किया है तो क्या करते हैं आप, रिकॉर्ड में लिखते हैं। आपने ये मेंटेन ही नहीं किया, बिंदास डिडक्ट किए जा रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, कल को जब इंस्पेक्टर जाएंगे, या इंस्पेक्टर मतलब वो वाले इंस्पेक्टर नहीं है, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग जो इंस्पेक्टर हैं, वो जब जाएंगे तो वो क्या देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप तो रजिस्टर ही मेंटेन नहीं किए हैं। विलफुली रिफ्यूजिंग टू फर्निश इंफॉर्मेशन और रिटर्न। आपसे मांग, एक तो आपने मेंटेन नहीं किया, दूसरा किया मेंटेन, मांगा जा रहा है, तो विलफुली का मतलब क्या हुआ, जानबूझ करके। एक मैंने बोला कि होमवर्क कॉपी आप बनाएंगे घर पे, एक तो आपने बनाया ही नहीं, ठीक है। दूसरा बनाया, लेकिन मैं बोलता हूं जरा कल लेकर के आइएगा, लेकर के नहीं आया। बनाया लेकिन लेकर के नहीं आया, तो कह रहे हैं एक तो बनाया नहीं, दूसरा बनाया लेकिन जब आया इंस्पेक्टर और मांग रहा है तो आप देने से क्या कर रहे हैं। तीसरा देखिए, इस बार बनाया भी, मांगने पे दिया भी, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या लिखा है, झूठा झूठा इंफॉर्मेशन लिखा है, फाइन पेनल्टी सारे चीज का। रिफ्यूजिंग टू आंसर और विलफुली गिव व्हाट, फॉल्स आंसर। इंप्लॉयर से जब पूछा जा रहा है तो या तो नहीं दे रहा है आंसर ओरली,
और या दे भी रहा है तो क्या दे रहा है, मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। कह रहा ऐसा कोई भी चीज अगर हुआ तो देखिए मिनिमम फाइन कितने का और मैक्सिमम 5000, मिनिमम 1000, मैक्सिमम। ये जब पहली बार करेंगे तो इन्हीं गलतियों को अगर आप क्या करते हैं, दोबारा करते हैं, तो मिनिमम 5000 और मैक्सिमम, देखिएगा एक जगह फाइन पेनल्टी जो है वहां क्लब होगा ये चीज। अभी पहले फाइन पेनल्टी में कंटिन्यू चलते हैं तब आप लिखेंगे। विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंस्पेक्टर, पिछली बार इन सारे चीज को किया, वो किससे रिलेटेड था, रजिस्टर रिकॉर्ड्स को मेंटेन और प्रोवाइड करने से रिलेटेड। इस बार देखिए विलफुली, जानबूझ करके ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं किसको, वो आना चाह रहा है इंस्पेक्शन के लिए, आप जो वो कह रहे हैं कि यहां पे आने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, या सारे लोगों को आगे खड़ा कर दिया है, गेट बंद कर दिया है। अगर ऐसा किया है तो देखिए क्या हम फाइन पेनल्टी लगाएंगे। रिफ्यूजिंग एन इंस्पेक्टर एनी रीजनेबल फैसिलिटी फॉर मेकिंग एनी एंट्री इंस्पेक्शन, इस बार आने तो दिया, लेकिन जो है जिस जिस एरिया में रखा हुआ है आपके रिकॉर्ड्स वगैरह, उस एरिया में नहीं जाने दे रहे हैं। फैक्ट्री में इन करने दिया, प्रीमाइसेस में इन करने दिया, लेकिन जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं कि उस तक सारा रिकॉर्ड जो है वो पहुंच नहीं पाए। विलफुली रिफ्यूजिंग टू प्रोड्यूस एनी रजिस्टर और डॉक्यूमेंट, जब वो मांग रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। या प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फॉर अपीयरेंस, इसका क्या मतलब है, रामदीन कुछ कहना चाहता है इंस्पेक्टर को, हरिया कुछ कहना चाहता है इंस्पेक्टर को। इसी दिन के लिए तो रुका हुआ था कि जब मालिक को तो बोलेगा तो सुनने वाले ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ही डिटेक्ट किया है। अब वो कहना चाहता है कि उस दिन मैं टीवी उठा करके जा रहा था, पानी गिरा हुआ था, और ये खुद जो है वो चीजों को अस्त व्यस्त रखते हैं, कोई क्लीनिंग होती नहीं है, और हमें हर दिन बोला जाता है तेजी से पहुंचाओ, और वहां पे साफ सफाई भी नहीं, तो फिसल गया, गिर गया, और मुझसे सारा पैसा भी काट लिया मेरा सैलरी का। ये बोलने के लिए वो आना चाहता था। बोला गया कि इसे कोपचे में रख, कब तक, जब तक जो है वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो है इंस्पेक्ट करके नहीं चला जाता। तो यही हुआ प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फॉर अपीयरेंस। अगर कोई अपनी बात उस इंस्पेक्टर के सामने कहना चाह रहा था, आपने उसे तब तक क्या कर दिया, अब वो बेचारा फिर दोबारा कैसे पहुंचा, आपके क्यों चला जाए उसके ऑफिस। आपको भी पता है इतने ही आसानी से रामदीन खोज भी लेगा कि इस कंपनी में कौन आया था इंस्पेक्शन के लिए, उस तक पहुंच भी जाएगा, और आपको क्या लगता है उसे इतनी ही आसानी से उनसे मिलने भी दिया जाएगा। इनमें से बहुत सारे लोग जो आते हैं हाई लेवल पे, वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, और इतना थोरो एक्सेस, थोरो मतलब इतने आसानी से एक्सेस मिल जाएगा रामदीन को उनका। लेकिन जब वहां आए तो इसीलिए जाते हैं कि अगर किसी को दुख फरियाद है तो उस समय क्या बोले, सामने आकर के बोले। आपने सबको सामने रखा है, रामदीन और हरिया को क्या कर दिया है, गायब कर दिया है कि अभी तू नहीं, अभी तू इधर ही रहेगा। अगर ऐसा कुछ भी है तो मिनिमम फाइन कितना, 1000, मैक्सिमम, देखिए मिनिमम 1000, मैक्सिमम। इसका मतलब आपको याद करने में इसमें दिक्कत नहीं होगी। अभी तक क्या है, अमाउंट सेम है। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट मिनिमम 5, मैक्सिमम 10। यहां पे देखिए मिनिमम 5, मैक्सिमम, इसका मतलब याद तो कुछ नहीं, याद तो बस ऑफेंस रखना है, और ऑफेंस याद नहीं रखना पड़ता, ऑफेंस खुद ब खुद याद रह जाता है कि ये सब ऑफेंस हुआ, कि सामने वाले को रजिस्टर प्रोवाइड ना करे, इंस्पेक्टर आए तो इंस्पेक्शन करने ना दे, उनको झूठी बात बताएं, इसमें दिमाग नहीं लगेगा। बस आप जो है वो थोड़ा सा जो है इसको एक रेलिवेंट तरीके से बस पढ़ेंगे तो, कि इन चीजों में ये सारे किस दायरे में आते हैं, ऑफेंस के दायरे में आते हैं। एक और ऑफेंस पहले देखिए, ऑन कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस। कन्विक्शन का मतलब समझते हैं, कन्विक्शन का मतलब होता है जुर्म का साबित होना। अगर कहीं पे किसी भी वर्ड में अटकेंगे, मैं इसीलिए आपको ये वर्ड बतलाता हूं क्योंकि धीरे धीरे वर्ड आपको पता होना चाहिए, तभी तो हम अच्छा लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन नहीं आएगा समझ में तो पूछेंगे भी। कन्विक्शन का मतलब होता है जुर्म का साबित होना। अगर आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया तो दैट इज कॉल्ड चार्ज, कि आपने मेरे ऊपर चार्ज लगाया। लेकिन अगर मैं दोषी साबित हो गया तो उसको कहते हैं कन्विक्शन, और अगर मैं दोषी साबित नहीं हुआ तो मुझे एक्यूटल दिया जाएगा। तो एक्यूटल का मतलब होता है निर्दोष। आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, लेकिन जो टीवी में कहता है कि बाइज्जत बरी किए जाते हैं, तो एक्यूटल यानी मेरे ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन आपने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया या जो चार्ज मेरे ऊपर लगाया गया, कोर्ट ने उसे सही साबित किया कि हां मैंने ही चोरी की थी, मैंने ही खून किया था, मैंने ही किडनैप किया था। एग्जाम्पल है, इतनी चीज मैंने नहीं किया था। तो अगर ऐसा है तो ये क्या कहलाएगा, कन्विक्शन।
ऑन कन्विक्शन फॉर एनी ऑफेंस। एक चीज के लिए आपके ऊपर इल्जाम लगा और वो क्या हो गया, साबित हो गया, उसके बाद तो सुनिए, एंड अगेन गिल्टी ऑफ व्हाट, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेम प्रोविजन, और उसी प्रोविजन के लिए दोबारा जो है आप क्या कर रहे हैं, उसी चीज को, उसी कॉन्ट्रावेंशन को दोबारा कर रहे हैं। एक गलती जिसके लिए सिर्फ इल्जाम लगा और आप निर्दोष नहीं, इल्जाम लगा और वो इल्जाम आप पे क्या हो गया, साबित हो गया, दोबारा फिर क्या कर रहे हैं, उसी चीज को कर रहे हैं। दूसरा, फेलिंग और नेग्लेक्टिंग टू पे वेजेस टू, और इंप्लॉय को जो है वो वेजेस नहीं दे रहे हैं जिस टाइम पे मिलना चाहिए था। इसके लिए ज्यादा फाइन पेनल्टी नहीं है, फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन, पोसंपा भाई पोसंपा, कितने दिन की है, मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम, और मैंने आपको पहले ही बोला था आपके जो इंप्लॉयर हैं उनके साथ वही कहानी है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, डैश से लगता है, वही यहां पे है। इनको इससे डर नहीं लगता, ये 2000 और 15,000 से, डर तो डर ही है, लेकिन फिर भी इनको उससे इतना डर नहीं लगता है। इनको डर ये प्रोविजन से, पोसंपा, फ्री लंच, फ्री डिनर वाला जो प्रोविजन है, इससे अगर साबित हो गया तो जरा सोच करके देखिए, मुकेश अंबानी, अलीन अंबानी, आजिम हसन प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला, रतन टाटा, साबित होने पे मिनिमम है आपका 1 मंथ का, और ये प्रोविजन आप समझते हैं मिनिमम 1 मंथ का। इसका मतलब है कि अगर मैक्सिमम 6 मंथ लिखा रहता तो 1 दिन का भी हो सकता था, या इंप्रीजमेंट नहीं भी हो सकता था, लेकिन अगर मिनिमम लिख दिया गया तो एक बार जुर्म साबित हो गया तो आपको कम से कम कितना, 1 महीने का तो लगना ही लगना है। एडिशनल फाइन अप टू व्हाट, ये तब तक जब तक आपका पिछला कॉन्ट्रावेंशन क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो ये सारा कुछ किसके बारे में, ये सारा कुछ था आपका पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में। तो अब देखिए हमने क्या क्या किया, फैक्ट्रीज एक्ट किया, हमने कौन सा एक्ट किया इसमें, मिनिमम वेजेज एक्ट, हमने किया पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। अब जरा सुनिए, अगर कोई कहीं काम कर रहा है, काम करने के दौरान कोई हादसा हो जाए तो क्या उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सोचिए जरा, काम करने के लिए कोई आया है और रामदीन जो है वो काम करने कैसे आया है, मस्त बाटली ढरकाया और बोल रहा ओए आज तो मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, और तब गया और खुद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को हाथ लगाया। उसे तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन वो था कहां, मैं नशे में चूर, और इलेक्ट्रिसिटी वायर को पकड़ा, शॉक लगा। कह रहे कि ऐसा सिचुएशन, या वो पूरे नशे में था, जो कटर था जहां पे उसे जो है वो रॉड को आगे करना था जिससे कट होंगे, इतने नशे में था कि एक कट यहां से उड़ा, फिर भी नशा नहीं टूटा, ये भी जब उड़ा तो नशा टूटा, पॉसिबल। मुझे बताइए क्या एम्प्लॉयर की गलती है। कहा कि कुछ ऐसे भी सिचुएशन है जहां एम्प्लॉयर की गलती नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें जहां एम्प्लॉय की भी गलती नहीं है। कहा अगर एम्प्लॉय की गलती नहीं है उस केस में अगर कहीं भी कुछ हो तो उसे कंपनसेशन मिले या ना मिले। आप ही के पास वो काम कर रहा था, हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गया या उसका एक हाथ कट गया, तो यहां पे आप अलग अलग तरह के जो डिसेबिलिटी पढ़ेंगे, टोटल डिसेबलमेंट, पार्शियल डिसेबलमेंट, परमानेंट डिसेबलमेंट, टेम्पोररी डिसेबलमेंट, और किस केस में कितना जो है वो फाइन, किस केस में कितना कंपनसेशन जो है उसको दिया जाए। कंपनसेशन देने के लिए किस तरीके से वो नोटिस वगैरह भेजे जो इंप्लॉय है या उसके लीगल हायर, और यहां पे अमाउंट वगैरह हम एसरटेन करेंगे। और आप देखिएगा कि कैसे जो कम उम्र के किसी लोग को कोई हादसे में ज्यादा कंपनसेशन मिलता है, ज्यादा उम्र के होने पे कम मिलता है। तो ये सारा कुछ हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। यहां तक की चीजों को आप क्या करेंगे, एकदम अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, याद रखिएगा सीएस आपको बनना है। आप अगर मेहनत करेंगे तो मैं आपके पीछे डबल मेहनत करूंगा। मैंने आपको लिखना वगैरह सब बोला, लिखिए, मैं मदद के लिए हूं, लेकिन अगर आप खुद ही रिलक्टेंट रहिएगा तो काम नहीं होगा। तो आप आज जो भी चैप्टर पढ़े हैं उसको क्या करेंगे, पहले जो है रिवाइज कर लेंगे, और रिवाइज करने के बाद तब उसमें से प्रोविजंस को लिखेंगे। एक बार कोशिश करेंगे कि कितने प्रोविजन मुझे याद है, और यकीन मानिए अगर आपने 10 मिनट बस ऐसे टाइम दे दिया ना कॉपी लेकर के, और ऐसे ही थोड़ा सा लिखा, देखो मुझे याद है 1000 से कम वाला, 1000 से ज्यादा वाला भी याद है, 3 मंथ्स नोटिस वाला भी याद है, और ये सब जो रफ कीजिए वो एक अलग कॉपी में कीजिए, होमवर्क कॉपी में, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये सब मैंने कर लिया है। तो चलिए फिलहाल आज की इस सब्जेक्ट की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।